Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Okay, तो हम लोग लास्ट क्लास में बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड डिस्कस किए थे एंड आफ्टर दैट वी हैड डिस्कस टेम्परेचर डिपेंडेंट केसेस. तो टेम्परेचर डिपेंडेंट केसेस बेसिकली हम लोग थोड़ा डायरेक्ट डिस्कस कर लिए बिकॉज वो कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट होती है और उससे क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना. अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक सेमीकंडक्टर. अच्छा, कोई इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक्स? आप लोग कुछ असाइनमेंट अटेम्प्ट किए थे? तो असाइनमेंट आप लोग देख लोगे, ठीक है. अभी हम लोग पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन इसका देते हैं सेमीकंडक्टर का. देखो, ये सभी टॉपिक से क्वेश्चन जो है ना बहुत ही बेसिक आते हैं. समझ लीजिए कि जो फॉर्मूला बुक्स में दिया हुआ है ना वो फॉर्मूला पढ़ के चले जाओगे आप तो क्वेश्चन हो जाएगा. तो जस्ट हम लोग ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसे, ठीक है. सेमीकंडक्टर ओके. सो ऑब्वियसली सेमीकंडक्टर हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि दीज आर द मटेरियल्स हुज कंडक्टिविटी. अगर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी हम लोग इस तरह से लिखते हैं, conductivity of semiconductor is Sc, so this is obviously greater than conductivity of insulator. Okay, and this is less than the conductivity of conductor. ठीक है, conductivity of conductor से smaller होता है, ठीक है. There is a remarkable difference between conductor and semiconductor. What happens at room temperature? Generally conductivity मतलब near room temperature, near मतलब हाइयर टेम्परेचर पे कह सकते हो रूम टेम्परेचर. दिस मीन्स हाई टेम्परेचर, ठीक है ना. रूम टेम्परेचर इज जनरली हाई टेम्परेचर. कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है ना, दिस इंक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस. लेकिन कंडक्टर ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर आप जानते हो दिस एक्चुअली डिक्रीजेस as temperature increases. ठीक है. So this is a major difference between semiconductor and conductor. Now why this happens? Yes. रूम टेम्परेचर को हाई टेम्परेचर लिया है. रूम टेम्परेचर को हाई टेम्परेचर मानते हैं जनरली, ठीक है. बिकॉज यू नो जैसे लो टेम्परेचर का मतलब हम लोग बहुत क्या बोलते हैं, या फिर इसको इस तरह से भी कह सकते हो कि हाई टेम्परेचर से हम लोग क्यों कह रहे हैं. तो बेसिकली सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी गैप होता है ना, उसको अगर हम इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है ना. देखो ये केबीटी से, ठीक है. तो ये केबीटी जो है ना वो एनर्जी गैप सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी गैप है उस ऑर्डर का होता है, मतलब आप ये कह सकते हो, ठीक है. तो जनरली इसके एनर्जी गैप के कंपैरिजन में ये स्मॉल नहीं है, तो इसीलिए इसको हम लोग हाई टेम्परेचर कह रहे हैं, ठीक है ना. मतलब एट रूम टेम्परेचर ये निकालोगे ना, टी रूम टेम्परेचर, सो दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ एनर्जी गैप. ओके, देखो ये टॉपिक जानते हो हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ना क्योंकि इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन जो है ना अगर आ जाता है एग्जाम में तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन होता है. बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. मतलब फॉर्मूला भी एग्जाम में इनफैक्ट जानते हो ऐसे पूछे गए ना क्वेश्चंस जिसमें फॉर्मूले की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है. बहुत सारा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ होता है. बस जानते हो क्या होता है कि आपको एक होता है ना कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट, ओके, कि हम ये टॉपिक जानते हैं या नहीं जानते हैं, ठीक है ना. इस तरह का क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लीजिए आप नहीं भी जानते हो ना तो भी क्या बोलते हैं, अगर आप क्वेश्चन को बहुत फोकस के साथ पढ़ोगे और थोड़ा मतलब करेज दिखाओगे कि हाँ हम कर सकते हैं तो मतलब हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है. इसके लिए बहुत इस टॉपिक के क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है. मतलब आप नहीं भी पढ़ के जाओगे ना, बस आपको इतना मेंटली प्रिपेयर रहना है कि सेमीकंडक्टर के क्वेश्चंस अगर हम ब्रीफ नॉलेज, बेसिक नॉलेज भी है हमें तो हम कर सकते हैं, ठीक है ना. तो इसीलिए बस डिस्कस कर दिया जा रहा है. अदरवाइज बहुत ज्यादा इसके फॉर्मूला वगैरह मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन में सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उससे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है. ऑलराइट, तो इसीलिए इसको हाई टेम्परेचर कहा जा रहा है क्योंकि रूम टेम्परेचर जनरली एनर्जी गैप का ऑर्डर में हो जाता है, ठीक है ना.
ऑलराइट, तो सेमीकंडक्टर में देखिए जैसे हम लोग जनरली हम लोग कहते हैं कि देयर इज ए वैलेंस बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड, और देयर इज कंडक्शन बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड, ठीक है, कंडक्शन एनर्जी बैंड। तो ये जो गैप है ना, दिस एनर्जी गैप Eg, दिस इज नॉट वेरी लार्ज है, मतलब देयर इज गैप बट नॉट वेरी लार्ज। अब नॉट वेरी लार्ज कहने का मतलब हो गया कि बेसिकली ये जो गैप है वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ केबी इनटू रूम टेम्परेचर है। अगर आप इंसुलेटर की बात करेंगे ना, तो इंसुलेटर में ये बेसिकली सेमीकंडक्टर में है, ठीक है ना। इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में आप ऐसा कह सकते हो कि ये केबीटी के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे, सॉरी, केबीटी केबीटी रूम टेम्परेचर, अगर इसको आप कंपेयर करते हो ना एनर्जी गैप से, तो ये बहुत कम होता है ये, ठीक है ना, मतलब एनर्जी गैप इज मच ग्रेटर, दिस इज इंसुलेटर, ओके, ठीक है। All right, so now main thing in superconductor, sorry, semiconductor is that कि इसमें जो कंडक्शन अराइज होता है, that is because of two kinds of contribution, okay, मतलब कुछ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन से भी अराइज होता है और कुछ क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन से भी अराइज होता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग जनरली कहते हैं कि मान लीजिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के यहाँ चला गया, ठीक है ना, सो दिस इज इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाता है, ओके। होल मीन्स अवेलेबल स्टेट्स, अवेलेबल स्टेट क्रिएट हो गया, मतलब यहाँ इस दिस स्टेट कैन बी ऑक्युपाइड बाय अदर इलेक्ट्रॉन, तो इसमें जो अदर इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ से यहाँ जंप कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ एक्सिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल हियर ऑल्सो। तो अगर एक भी होल क्रिएट हो गया ना, तो नाउ बेसिकली मूवमेंट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड इज पॉसिबल, ओके। अब यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं वैलेंस बैंड में, ठीक है ना। तो बेसिकली ये सारे इलेक्ट्रॉन जब बैलेंस बैंड में मूव करेंगे ना, तो इसको डिस्कस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग ये कह देते हैं कि जैसे ऐसे सोचिए यहाँ पे कि ये इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे होल था, तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, मतलब ये वैकेंसी वाला रीजन है, तो ये यहाँ से यहाँ मूव कर गया, तो बेसिकली अब क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ पे होल आ जाएगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए इधर से कोई इलेक्ट्रॉन इधर गया, ठीक है ना, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ पे होल हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली मूवमेंट यहाँ पे मेनी इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है। कभी ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया, फिर यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो गया इसके लोकेशन पे, फिर इधर से इलेक्ट्रॉन जो है इधर आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गया। सो देयर इज मूवमेंट ऑफ मेनी इलेक्ट्रॉन हियर, बट दैट मूवमेंट को एनालाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो इसीलिए हम लोग मेनी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ना करके कह के हम ऐसे कहते हैं कि होल यहाँ था, होल यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है। तो वी जस्ट से दैट देयर इज मूवमेंट ऑफ whole in valence band, okay. तो collective motion of electron in valence band is represented by movement of hole, okay. तो in semiconductor देखो, in semiconductor, ठीक है, conductivity, ठीक है, conductivity arises due to electron and holes, ठीक है। तो होल्स बेसिकली मतलब क्या है, ये कलेक्टिव मोशन ऑफ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये कलेक्टिव मोशन ऑफ मेनी इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। मतलब मैकेनिक्स से कंपेयर करोगे ना, तो दिस इज लाइक सेंटर ऑफ मास, ओके। सेंटर ऑफ मास, जैसे मेनी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को हम लोग मैकेनिक्स में एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते थे जिसे सेंटर ऑफ मास कहते थे, ये उसी तरह का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। सो देयरफॉर इसमें कंडक्टिविटी अगर हम लोग लिखते हैं, इन कंडक्टिविटी का फॉर्मूला अगर लिखेंगे, तो दिस इज रिटन लाइक दिस, ओके। बेसिकली इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी ई, ठीक है, और यहाँ पे ई तो चार्ज हो गया और यहाँ पे आ जाएगा एन कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, और यहाँ पे मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस, ठीक है, प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ होल, होल पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करते हैं, तो इसीलिए इसको पी लिख दिया जाता है, एनपी, और यहाँ पे मोबिलिटी ऑफ होल्स, ओके। दिस इज हाउ वी राइट कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। सो दिस इज कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर,
ठीक है, अब देखोगे हम ये डिस्कस कर दिया जा रहा है, बट अगेन आई एम रिपीटिंग के एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा इन सभी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। आप एग्जाम क्वेश्चन जो बेसिक नॉलेज है ना उससे भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कंडक्टिव, तो हम लोग यहाँ पे देखो Ne जो लिखा गया है, दिस इज ऑब्वियसली कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और Np जो लिखा गया है जिसमें, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ होल्स, ठीक है, दिस कंसंट्रेशन ऑफ होल। और ये म्यू तो आप जानते हैं, ये म्यू जो है बेसिकली मोबिलिटी है, ठीक है। दिस इज हाउ वी राइट नाउ। मेन इसमें जो डिस्कशन होता है ना वो यही है कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स हम लोग कैसे लिखेंगे, हाउ टू राइट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। ओके, तो ये बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हम लोग लिख रहे हैं ना, ये इन कंडक्शन बैंड है, द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, ठीक है। और दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ होल इन वैलेंस बैंड, ठीक है, वी भी लिख दिया, वैलेंस बैंड है ये, ठीक है। ठीक है, तो मेन डिस्कशन जो या थ्योरेटिकली जो कैलकुलेशन किया जाता है ना, दैट इज फॉर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड एंड कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड। ओके, ठीक है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे जैसे अभी बना रहे थे कि ये मान लीजिए हमारा वैलेंस बैंड है, ठीक है, और दिस इज सपोज कंडक्शन बैंड, ठीक है, ये कंडक्शन बैंड। तो ये इस साइड बेसिकली एनर्जी होता है, ठीक है ना, और इस साइड हम लोग ऐसे मान लेते हैं कोई डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो इस यहाँ पे जो एनर्जी है इसे हम लोग ईवी बोलते हैं, और इस लेवल एनर्जी लेवल को हम लोग ईसी बोल देते हैं, मतलब इसको बोला जाता है एज ऑफ कंडक्शन बैंड, ठीक है। दिस इज एज ऑफ कंडक्शन बैंड एंड दिस इज एज ऑफ वैलेंस बैंड है, ठीक है ना, दिस इज एज ऑफ वैलेंस बैंड। ओके, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए एट ए फाइनाइट टेम्परेचर के हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, ओके, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे कंडक्शन बैंड में और कितने होल्स हैं यहाँ पे वैलेंस बैंड में, ठीक है। हम लोग जिस तरह से क्या बोलते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का कॉन्सेप्ट यूज किए थे ना, वही बेसिकली द सेम कॉन्सेप्ट विल बी यूज्ड हियर। ओके, तो हम लोग देखो यहाँ पे ब्रीफली लिख रहे हैं कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, ठीक है, दिस वी आर राइटिंग, ठीक है, एट सम टेम्परेचर एट फाइनाइट टेम्परेचर, ठीक है। तो इसके लिए देखिए इसको जो है ना डिस्कस इस तरह से किया जाता है कि जैसे देखिए इस पॉइंट पे, ओके, हियर एट दिस पॉइंट अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट पे बिल्कुल एकदम एज पे अगर आप देखिए तो ये डेंसिटी ऑफ स्टेट जो होगा ना, डेंसिटी ऑफ स्टेट दिस विल बी जीरो, ये जीरो होगा। उसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इस पॉइंट पे भी डेंसिटी ऑफ स्टेट निकालेंगे ना तो ये जीरो हो जाएगा, दिस इज जीरो, क्योंकि बिल्कुल ये जो गैप है, ओके, उस गैप में कोई भी इलेक्ट्रॉन या होल नहीं होता है, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन, देयर इज नो होल इन द गैप। ओके, यहाँ पे बिल्कुल एज पे जीरो होगा, ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ स्टेट, ठीक है। इसके अबव कुछ होगा, इसके बिलो कुछ होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए देखो इसको मॉडिफाई करके लिखा जाता है। हम लोग डेंसिटी ऑफ स्टेट जैसे पढ़ते हैं ना, मान लीजिए हम अभी गैप को इग्नोर करके डेंसिटी ऑफ स्टेट निकालते हैं, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट हम लोग इग्नोरिंग गैप, ओके, तो इस तरह से लिखा जाता है डेंसिटी ऑफ स्टेट इज इक्वल टू, हम लोग ये लिखते हैं 2s+1 और इनटू नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट, ठीक है ना। नहीं, ये तो 2s+1 डेंसिटी ऑफ स्टेट में नहीं आता है, नंबर निकालने में आता है, ठीक है ना। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट अगर आप लिखेंगे तो बेसिकली ऐसे लिखते हैं dn ऑफ स्टेट्स, ठीक है, और डिवाइडेड बाय de, ये लिख दिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग dn ऑफ स्टेट जैसे लिखते थे यहाँ पे स्मॉल एनर्जी रेंज में लिखना चाहते हो तो इसको ऐसे लिखते थे ना 4πk² और इंटू डी और डिवाइडेड बाई de, ठीक है ना। ठीक है, सॉरी, और क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू, डू रिमेम्बर? 2π/L का हाँ, क्यूब को डिवाइड करते 2π/L, हाँ 2π/L का होल क्यूब से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमें नंबर, ये तो वॉल्यूम ऑफ के स्पेस हो गया ना, ठीक है, 2π/L के होल क्यूब से डिवाइड कर देते हैं। और फिर हम लोग यहाँ पे ये यूज कर लेते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू है हमारा h² k² और डिवाइड बाई 2m, ठीक है ना। तो यहाँ से ये एनर्जी का फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमारा, ठीक है, तो k इज इक्वल टू निकल जाता है 2me और डिवाइडेड बाई h², ठीक है। तो यहाँ से हम लोग dk कैलकुलेट कर लेते हैं, dk/de, ठीक है। तो दिस कम्स आउट टू बी 2m और डिवाइड बाई h²
ठीक है ना, जो भी आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 1/2 और e का पावर -12, ठीक है, दैट्स व्हाट वी गेट। तो देखो ये सभी यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे अगर, ठीक है ना, तो के स्क्वायर के फॉर्मूले में एक आएगा यहाँ पे e, ठीक है। तो यहाँ से इन सभी से आ जाता है हमारा 4 पाई, और के स्क्वायर के फॉर्मूले से एक तो आएगा 2m डिवाइडेड बाई h बार स्क्वायर, ठीक है। और डीके बाई डी जो यहाँ पे है, डीके बाई डी से देखो ये आ गया हमारा डीके बाई डी से 2m और डिवाइड बाई h बार होल स्क्वायर अंडर रूट, ओके। और यहाँ पे 1/2 भी है, और यहाँ पे देखो के स्क्वायर जब पुट करोगे ना तो उससे एक ई आएगा, और इससे एक तो ई का पावर हाफ हो गया, ठीक है ना, दिस इज ई पावर हाफ। और ये जो हमारा लास्ट में ये जो टर्म है, ठीक है ना, 2 पाई/l होल क्यूब, तो यहाँ पे बेसिकली इससे आ जाएगा वॉल्यूम, नहीं ये वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, दिस इज वॉल्यूम। और बेसिकली यहाँ से 2 पाई का होल क्यूब, ठीक है ना, दिस इज बेसिकली डेंसिटी ऑफ स्टेट, ओके। तो ये देखिए हम लोग डेंसिटी ऑफ स्टेट बेसिकली जो कॉमन तरीके से निकाला जाता है ना फ्री इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी से, ये मतलब ये हो गया डेंसिटी ऑफ स्टेट फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गैस, फ्री इलेक्ट्रॉन गैस है ना, इसके लिए ये निकाला गया है। लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे हम लोग बैंड की बात कर रहे हैं ना, तो बेसिकली यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि देर इज इन्फ्लुएंस ऑफ लैटिस ऑल्सो, ठीक है। तो इसीलिए बस इसमें देखो इन सॉलिड मतलब या सेमीकंडक्टर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो सेमीकंडक्टर में डेंसिटी ऑफ स्टेट जो लिखा जाता है ना वो ऐसे लिख देते हैं, देखो डेंसिटी ऑफ स्टेट इज इक्वल टू जो भी यहाँ पे टर्म आया है, ठीक है ना, ये देखो इससे कैंसिल वगैरह होगा 4 पाई से, तो ये बेसिकली 2 पाई स्क्वायर बन जाएगा, तो वॉल्यूम डिवाइड बाई 2 पाई स्क्वायर, और यहाँ पे 2m और डिवाइडेड बाई h बार का होल स्क्वायर, सॉरी पावर 3, h बार स्क्वायर का पावर 3/2 है यहाँ पे, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर, ठीक है ना। और अच्छा ये 2 यहाँ पे भी है ना, तो एक 2 बच जाएगा यहाँ पे, तो ये 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, तब जो भी आ रहा है, ठीक है। अब देखो लास्ट में यहाँ पे दो चेंजेस किए जाते हैं कि इन सॉलिड आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है ना उसके ऊपर लैटिस तब इन्फ्लुएंस होता है, और उसको इंक्लूड करने के लिए यहाँ पे हम इफेक्टिव मास यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक तो चेंज आएगा कि इफेक्टिव मास हमें यूज करना है, ठीक है ना। एंड सेकेंड चेंज जो यहाँ पे आता है ना वो है कि ई माइनस यहाँ पे ईसी लिख दिया जाता है, ठीक है ना, ई माइनस ईसी, ठीक है। अगर आप डेंसिटी ऑफ स्टेट इन कंडक्शन बैंड लिखना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे ई माइनस ईसी देखो इस लॉजिक से लिखा जाता है कि हम जानते हैं कि एज ऑफ कंडक्शन बैंड पे बिल्कुल यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन बेसिकली इस स्टेट को कोई भी इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ स्टेट 0 है, तो देखो ई की जगह ईसी लिखेंगे ना तो फिर डेंसिटी ऑफ स्टेट 0 आ जाएगा। तो ये बेसिकली फॉर ये हो गया डेंसिटी ऑफ स्टेट, ठीक है ना, इन कंडक्शन बैंड, ठीक है। उसी तरह से अगर हम डेंसिटी ऑफ स्टेट इन वैलेंस बैंड लिखते हैं ना, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट देखो ऐसे लिख दिया जाता है, ये मान लो हम यहाँ पे डी सीबी लिख देते हैं कंडक्शन बैंड डी सीबी, और यहाँ पे डी वैलेंस बैंड लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। तो दिस इज रिटन एज V अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, और 2m, अच्छा इसको E लिख दो यहाँ पे, ये इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे बेसिकली अब डेंसिटी ऑफ स्टेट हम लोग वैलेंस बैंड में होल्स के लिए लिखते हैं, तो यहाँ पे MH स्टार लिख दिया जाता है, h बार स्क्वायर है, ठीक है ना, m की जगह बस MH स्टार आ जाएगा पावर 3/2, और यहाँ पे बेसिकली फिर से वही बात है कि यहाँ पे वैलेंस बैंड के एज पे जो है ना डेंसिटी ऑफ स्टेट 0 करना है, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली EV माइनस E लिखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये हायर एनर्जी है ना, देखो दिस इज द हाईएस्ट एनर्जी, तो वैलेंस बैंड में जो भी होल होगा उसकी एनर्जी इससे बिलो होगी, ठीक है ना, तो इसलिए EV माइनस E लिखा जाता है, ठीक है, और पावर 1/2, ठीक है, दिस इज व्हाट वी राइट, ठीक है। तो दिस इज डेंसिटी ऑफ स्टेट ऑफ होल्स है इन वैलेंस बैंड, ठीक है, तो दिस इज डेंसिटी ऑफ स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इन कंडक्शन बैंड, इज दैट ओके। तो ये जो हम लोग पहले से जो जानते हैं ना वही चीज यहाँ पे भी लिखी जाती है, ठीक है ना, एंड दिस इज द मॉडिफिकेशन, ओके। तो बस ये मॉडिफिकेशन करते हैं हम लोग, ठीक है। और राइट, तो कभी जानते हो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको देखो यहाँ से डिपेंडेंस आप बस ये नोटिस कर लेंगे कि डेंसिटी ऑफ स्टेट का एनर्जी पे डिपेंडेंस ये हो रहा है, तो समटाइम्स यू नो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड लाइक दिस कि जैसे कंडक्शन बैंड से ये एज ऑफ कंडक्शन बैंड पे एनर्जी दे दिया गया, ओके, और रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टेट निकालने के लिए बोला जा सकता है डिस एनर्जी एंड डिस एनर्जी, ठीक है।
तो मतलब हम बता रहे हैं ना कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है कि ये ध्यान रखना है कि डेंसिटी ऑफ स्टेट जो है यहाँ पे E माइनस ई सी, तो दो बार ये एनर्जी का दो दो वैल्यूज दिया जा सकता है, ठीक है ना। और ये एनर्जी फिक्स रहेगा, ये दिस विल बी गिवन, ओके, एंड टू एनर्जीज कैन बी गिवन हियर, ओके, एंड आपको बस डेंसिटी ऑफ स्टेट का रेशियो वगैरह पूछा जा सकता है, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग दैट कैन बी आस्क्ड, ऑलराइट। तो सर ये यहाँ पर जान, भी हाँ हाँ बोलिए। यहाँ पर भी अगर डायमेंशन और डिस्पेंस रिलेशन चेंज होने से ये रिलेशन जो चेंज हो सकता है, मीन्स डायमेंशन चेंज होने से। डेफिनेटली डेंस, वो तो हम लोग जानते ही है ना कि डायमेंशन वगैरह चेंज करने से यहाँ पे d/s-1 आ जाता है, तो उसी तरह से फिर लिख देंगे। तो हम लोग इसको 3D मान करके चल रहे हैं, ठीक है ना। अब रियलिस्टिक डिस्कशन है ना, सेमीकंडक्टर जो एक रियलिस्टिक केस मान करके चल रहे हैं, ठीक है। तो मतलब हम डायमेंशन को जो यहाँ पे ले रहे हैं, देख रहे हो, अब डायमेंशन इज इक्वल टू 3 लिए हुए हैं, ठीक है ना। और s जो हमारा है, देखो डिस्पर्शन रिलेशन लिखा गया ना, उसमें पावर k का 2 है, तो s इज इक्वल टू 2 लिखे हुए हैं, ठीक है ना। अदरवाइज आप तो जानते ही हैं कि डेंसिटी ऑफ स्टेट इज d ऑफ e जो होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर d/s और -1 होता है ना, ठीक है। तो वो चेंज होगा ही, ठीक है। ऑल राइट, लेकिन क्वेश्चन जो मोस्टली आता है वो इसी का आता है, 3 डायमेंशन और s इक्वल टू 2, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग देखो यहाँ पे कंसेंट्रेशन ऑफ, हम लोग यहाँ पे लिखने क्या जा रहे थे, ऊपर में देखो हम शायद लिख दिए थे, कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड एट फाइनाइट टेम्परेचर। इलेक्ट्रॉन एंड, चलो साथ ही साथ लिख दो, एंड होल, ठीक है ना। कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल एट, इसमें से ये हटा देते हैं कंडक्शन बैंड, ठीक है ना। तो ये ऐसे लिख दो, कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, हम लोग दोनों डिस्कस कर रहे हैं साथ साथ, ठीक है ना। होल्स इन, चलो या तो अगर लिखना चाहते हो तो इन कंडक्शन बैंड एंड, ऐसे लिख दो, एंड वैलेंस बैंड एट फाइनाइट टेम्परेचर, ठीक है ना। तो ये टाइटल लिख देते हैं, तो दोनों डिस्कशन हमारा साथ साथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेंसिटी ऑफ स्टेट हो गया। अब हम कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, तो देखो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो अगर हम देखो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इन कंडक्शन बैंड निकालना चाहते हैं। कल जो डिस्कशन कराया, सॉरी प्रीवियस क्लास में जो डिस्कशन कराया गया था ना, उसी का कंटिन्यूटी में है ये, ओके। फाइनाइट टेम्परेचर का डिस्कशन जो है, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड अगर आप निकालते हैं, तो बेसिकली नंबर निकालने के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, देखो n इज इक्वल टू 2s+1, ठीक है, और इनटू डेंसिटी ऑफ स्टेट, ठीक है ना, सॉरी नंबर ऑफ, हम लोग यहाँ पे dn स्टेट्स ऐसे लिख देते हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स, ठीक है ना। और इसको ऑक्युपाई करने की प्रोबेबिलिटी, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। तो हम ये इन कंडक्शन बैंड लिख रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कंडक्शन बैंड में एनर्जी स्टार्ट होगा इसी से, और ये ऐसे मान लो इन्फिनिटी तक ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इस तरह से लिखा जाएगा। तो dn हम लोग नंबर ऑफ स्टेट्स निकालेंगे ना, तो ये 2s+1 स्पिन है हमारा यहाँ पे, तो 2s+1 स्पिन हाफ सिस्टम है ना, तो देखो 2 इंटू हाफ प्लस 1 ऐसे लिख दोगे, ठीक है ना। और यहाँ पे बेसिकली इसी से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन होगा, और dn नंबर ऑफ स्टेट्स अगर हम लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या लिखोगे डेंसिटी ऑफ स्टेट के टर्म में, डी और डी। हाँ डीई और इंटू डी स्मॉल डी, है ना ये, ठीक है ना। और एफ ई इज द फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो ये जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे ई टू द पावर बीटा, और यहाँ पे ई माइनस म्यू, ठीक है ना, और +1, ठीक है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में यही -1 हो जाता है, ठीक है ना, सॉरी बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में ये -1 हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसको देखो, अभी हम ये इंटीग्रेशन नहीं करा रहे हैं, ठीक है ना, ये आप इसको पुट करेंगे, ठीक है ना। इसमें एक अप्रोक्सीमेशन ले लिया जाता है कि मतलब ये जो टर्म है ना वो हाई है, ठीक है ना, दिस इज हाई, जनरली हम मान के चलते हैं रूम टेम्परेचर पे, ओके, नियर रूम टेम्परेचर, ठीक है, नियर रूम टेम्परेचर, दिस टर्म बीटा ई माइनस म्यू, दिस इज बेसिकली मच मच ग्रेटर देन 1, तो इसीलिए ठीक है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं 1/e⁻, मतलब ये जो लिखा गया है ना f ऑफ e इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई e⁻ बीटा और फिर e माइनस म्यू, ठीक है ना, और +1, ये जो लिखा गया है इसको अप्रोक्सीमेटली, इसको 1 को नेग्लेक्ट कर देंगे तो e माइनस बीटा और e माइनस म्यू हो जाता है, ठीक है ना। तो ये देखो इस तरह से अप्रोक्सीमेट कर दिया गया इसे, तो फिर ये इंटीग्रेट करना मुश्किल नहीं रहता है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे पावर हाफ है ना, एनर्जी का पावर हाफ है, और ये एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो गया, तो ये गामा फंक्शन से इंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है ना। इट कैन बी इंटीग्रेटेड यूजिंग गामा फंक्शन, ठीक है।
तो गामा फंक्शन में लिमिट 0 से स्टार्ट होता है ना, तो इसीलिए एक सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे जैसे ये हमारा है ना, तो इसको x सब्स्टिट्यूट कर दोगे ना, तो जब देखो x इसको हम x सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो जब e की जगह EC लिखोगे, e की जगह EC, तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर e की जगह इन्फिनिटी लिखोगे तो x भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हम सब्स्टिट्यूशन करके ये लिमिट हमारा 0 टू इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। सो डूइंग ऑल दिस थिंग्स, ओके। तो यहाँ पे जस्ट एक स्टेप लिखते हैं। देखो n इज इक्वल टू हमारा इस तरह से आ जा रहा है 2 टाइम्स, और यहाँ पे EC और टू इन्फिनिटी। देखो FE क्या रिप्रेजेंट करता है, FE बेसिकली रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्युपाइंग ए स्टेट, ओके। तो कभी कभी जानते हो एग्जाम में डायरेक्टली इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्युपाइंग दिस स्टेट, ओके। और उस स्टेट की एनर्जी दी हुई रहती है और केमिकल पोटेंशियल वगैरह दिया रहता है, ठीक है ना। देखो सेमीकंडक्टर के डिस्कशन में म्यू को जो है ना फर्मी लेवल बोला जाता है, ठीक है ना। म्यू इज कॉल्ड फर्मी लेवल, ठीक है। बहुत सारी बुक्स में देखोगे इसी को EF लिखा रहता है, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड फर्मी लेवल, ठीक है ना। तो इसे हम लोग फर्मी लेवल बोल देते हैं, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे देखो एक बार पुट कर देते हैं तो इससे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ स्टेट हम लोग निकाल लेते हैं ना। देखो V डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर, और इस तरह से लिखा हुआ है, तो V डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 2m और डिवाइडेड बाई h बार स्क्वायर है, पावर 3/2 है, ठीक है ना। यहाँ पे ये इफेक्टिव मास है। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे Ne लिख दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है। और फिर यहाँ पे E माइनस EC है, ठीक है ना, पावर 1/2 है। और यहाँ पे ये आ गया e⁻β और E माइनस EC, ठीक है, और इंटू डी, दैट्स व्हाट वी हैव, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है, अब ये इंटीग्रेशन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना। दिस इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, ओके। सर हाँ ये जो फर्मी लेवल पे म्यू म्यू एनर्जी फर्मी लेवल पे लिया, ये तो टाइम t इक्वल टू 0 पे लिया लेते हैं ना सर, और नहीं, यहाँ तो इसको रूम जो है ना टेम्परेचर पे मतलब एक, नहीं नहीं, T=0 पे ये कोइंसाइड करता है, मतलब इस केमिकल पोटेंशियल जो है ना, इसी को बोल दिया जाता है इसमें सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल, ठीक है ना। इसी को फर्मी लेवल बोलते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये बेसिकली एक तरह से एनर्जी पर पार्टिकल को ऑन एवरेज जो है ना, ये म्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, म्यू रिप्रेजेंट करता है, आप थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे कि इट रिप्रेजेंट्स एनर्जी पर पार्टिकल, ओके। तो एनर्जी पर पार्टिकल को ही इसमें फर्मी लेवल बोल देते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो इसको आप कुछ बुक्स में देखेंगे तो EF से डिनोट किया रहता है, अदरवाइज कुछ बुक्स में आप देखेंगे तो म्यू लिखा रहता है, ठीक है ना। एंड इट इज गिवन, जस्ट गिवन ए नेम फर्मी लेवल, ओके, एट फाइनाइट टेम्परेचर, ठीक है। तो अब देखिए मतलब आप समझ रहे हैं ना, फाइनाइट टेम्परेचर में केमिकल पोटेंशियल को ही फर्मी लेवल बोल देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मतलब आप ये कहोगे कि जैसे 0 टेम्परेचर पे जो है ना फर्मी लेवल हाईएस्ट ऑक्युपाइड एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, तो वो बेसिकली वही म्यू भी वहां पे हाईएस्ट ऑक्युपाइड एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। और फाइनाइट टेम्परेचर पे जो है ना, अगर फर्मी लेवल का जो डेफिनेशन हम लोग देते हैं ना, फर्मी लेवल का डेफिनेशन क्या देते हैं, 0 टेम्परेचर पे बोला जाता है कि फर्मी लेवल इज द हाईएस्ट ऑक्युपाइड एनर्जी, ओके। लेकिन अगर बोला जाता है कि व्हाट इज द फर्मी लेवल एट फाइनाइट टेम्परेचर, तो फाइनाइट टेम्परेचर पे फर्मी लेवल हम ये नहीं बोलते हैं कि इट इज द हाईएस्ट ऑक्युपाइड एनर्जी, ठीक है। क्योंकि फाइनाइट टेम्परेचर पे तो हाईएस्ट ऑक्युपाइड एनर्जी इन्फिनिटी भी हो सकता है ना, क्योंकि देखो आप यहाँ पे हम इंटीग्रेशन, आप देखिए आप फाइनाइट 0 टेम्परेचर पे इंटीग्रेशन करते हो तो आपको याद है एनर्जी का लिमिट क्या लेते हो आप, 0 से EF। EF लेते हो, 0 से EF लिमिट लेते हो, ठीक है ना। तो वहां पे हाईएस्ट ऑक्युपाइड एनर्जी EF बोला जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग लिमिट ले रहे हैं EC टू इन्फिनिटी, क्योंकि टेम्परेचर हाई है ना, तो कोई इलेक्ट्रॉन इन्फानाइट एनर्जी भी ऑक्युपाई कर सकता है, ठीक है ना। मतलब देर इज सम प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये देखो हमारा ये जो टर्म है यहाँ पे, ये जो हम लोग फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखते हैं एफ ऑफ ई, दिस इज इक्वल टू 1 बाय और बी सॉरी e⁻β और E माइनस म्यू और +1, ठीक है ना। तो देखो अगर हम इसको इन्फिनिटी, बिल्कुल इन्फिनिटी करेंगे ना, तो ये 0 आता है, मतलब क्लोज टू 0। अगर थोड़ा भी क्लोज टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो भी ये सब स्मॉल वैल्यू तो जरूर आएगा। तो बेसिकली फाइनाइट टेम्परेचर पे इन्फानाइट एनर्जी भी ऑक्युपाई करने की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगर आप इस तरह से फर्मी लेवल डिफाइन करोगे ना कि एनर्जी फॉर हाईएस्ट स्टेट, तो फिर डायरेक्टली फर्मी एनर्जी तो आपका क्या बोलते हैं इन्फिनिटी हो जाएगा, और उसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है ना। तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जानते हो, मतलब कह सकते हो फाइनाइट टेम्परेचर पे हम फर्मी लेवल डिफाइन करते हैं एनर्जी पर पार्टिकल को, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या है, एक तरह से एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल है, ठीक है। दिस इज एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल,
एनर्जी पर पार्टिकल। तो डेफिनेशन ध्यान रखेंगे कि डिफरेंट है फर्मी लेवल का। जीरो टेम्परेचर पे हाईएस्ट ऑक्युपाइड एनर्जी को फर्मी लेवल कहते हैं, ठीक है ना। और फाइनाइट टेम्परेचर पे एक तरह से एनर्जी पर पार्टिकल को हम लोग फर्मी लेवल कह देते हैं। ओके, मतलब केमिकल पोटेंशियल को ही बोल देते हैं फर्मी लेवल। ओके, तो अब देखिए बस ये इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन देखो हम लोग नहीं कर रहे हैं, मगर इंटीग्रेशन इजी है। यूजिंग गामा फंक्शन यू कैन वेरी इजीली डू इट। ओके, बस इसको आप एक्स सब्स्टिट्यूट कर दोगे, इसको एक्स सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो आपका लिमिट जो है ना चेंज हो जाएगा जीरो से इन्फिनिटी में, तो गामा फंक्शन कन्वर्ट हो जाता है ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अब आप ये जो वॉल्यूम है ना, देखो ये वॉल्यूम, इसको ये डिवाइड होगा यहाँ पे आकर के, तो ये कंसेंट्रेशन बन जाता है, इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन, ठीक है ना। तो आप देखिए हम लोग याद है हम लोग एक कुछ कभी कभी कुछ ऐसे केसेस डिस्कस किए हैं जिसमें जैसे हम लोग बिना कैलकुलेशन के भी इसका टेम्परेचर डिपेंडेंस बता सकते हैं। देखो टेम्परेचर डिपेंडेंस बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हम लोग ये पुट करेंगे ना, ई बीटा, देखो बीटा ई माइनस ई सी, ठीक है ना। इसको आप मान लो एक्स सब्स्टिट्यूट कर देते हो, तो ई माइनस ई सी जो होगा ना, देखो ई माइनस ई सी, सॉरी ई सी, दैट इज इक्वल टू एक्स इंटू केबीटी होगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे सॉरी ई माइनस ई सी है ये, ठीक है। ये इसे पुट करोगे, ठीक है ना, तो ई माइनस ई सी इज एक्स इंटू केबीटी। तो देखो यहाँ पे ई माइनस ई सी की जगह एक्स इंटू केबीटी का पावर हाफ आ जाएगा, और देखो यहाँ से डीई निकालोगे ना, तो डीई इज इक्वल टू आएगा केबीटी और इंटू डीएक्स, ठीक है ना। तो डीई में भी आप देख रहे हैं केबीटी आ रहा है, तो यहाँ से केबीटी टू द पावर हाफ आ रहा है, और यहाँ से केबीटी भी आ रहा है, तो ओवरऑल केबीटी का पावर कितना आ गया, 3/2, है ना। तो इसीलिए यहाँ से मतलब आपका पावर जो आएगा वो 3/2 आएगा, क्यों मतलब एन जो आ रहा है ना यहाँ से, वो आप देखिए एन इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, इट विल कम आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 3/2, ठीक है, टी टू द पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल आ जाएगा, ठीक है ना। और साथ में यहाँ पे भी बेसिकली कुछ रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप अच्छा सॉरी हमसे मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे ई माइनस ई सी नहीं है ना, यहाँ पे क्या है, ई माइनस म्यू है यहाँ, ठीक है। सो दिस इज ई माइनस म्यू, ठीक है ना। ये यहाँ पे ई माइनस म्यू था ना, तो इसको हम लोग यहाँ पे देखो इसको अप्रोक्सीमेट किए थे तो ई माइनस म्यू लिख दिया गया था, तो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना पड़ता है, ठीक है। स्लाइड चेंजेस करोगे ना तो हो जाएगा। देखो हम इसको एक्स सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना, वी आर सब्स्टिट्यूटिंग दिस एज एक्स। तो देखो जब इनिशियल लिमिट लगाओगे ना, तो ई की जगह ईसी पुट करोगे, ईसी पुट करोगे तो ईसी माइनस ईसी जीरो हो जाएगा, फाइनल लिमिट ई की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे तो एक्स इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये जो टर्म है ना, देखो यहाँ पे बीटा और ई माइनस म्यू, ठीक है ना, ई माइनस म्यू, इसको ऐसे लिख देते हैं बीटा और ई माइनस ई सी, ठीक है, और फिर माइनस म्यू और प्लस ई सी, ऐसे लिख देते हैं। तो देखो ई सी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए ये जो टर्म है ना हमारा, ये जो टर्म बीटा ई माइनस ई सी, इसको हम एक्स लिख देंगे, और यहाँ से एक टर्म बच जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा, देखो बीटा ई माइनस ई सी, ठीक है, और फिर यहाँ पे माइनस कॉमन ले लोगे तो बीटा और म्यू माइनस ई सी हो जाएगा, ठीक है, म्यू माइनस ई सी। तो ये म्यू माइनस ई सी जो है ना, दिस विल एक्चुअली, ये आप देखिए यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, ई सी इज कॉन्स्टेंट, म्यू ठीक है ना, म्यू भी एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हम एक्स इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टर्म हमारा बाहर आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली एक टर्म रहेगा, यही आ रहा है ना, दिस इज व्हाट वी हैव, ठीक है। और अच्छा यहाँ पे एक माइनस साइन भी है, ठीक है। तो बेसिकली इसको सब्स्टिट्यूट करोगे ना, देखो यहाँ पे एक माइनस साइन भी है ना, तो ये सारा सबको सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ से एक टर्म आएगा, देखो आप टेम्परेचर डिपेंडेंस आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये सब सब्स्टिट्यूट करने से यहाँ से आ रहा है पावर 1/2, और इस डी से भी आ रहा है केबीटी, तो यहाँ से बेसिकली रिजल्ट आएगा एन और कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 3/2 और ई टू द पावर, ठीक है ना। देखो ये पूरा टर्म सब्स्टिट्यूट करोगे ना, यहाँ पे ये माइनस है और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ई टू द पावर माइनस बीटा, ठीक है ना, इसको हम स्विच कर दे रहे हैं, ठीक है ना, और ई सी माइनस म्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इसका डिपेंडेंस होगा, दैट इज द डिपेंडेंस, ठीक है ना। सो दैट्स द डिपेंडेंस ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन टेम्परेचर, ठीक है। तो देखो हम लोग एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं किए हैं, बट डिपेंडेंस विदाउट डूइंग कैलकुलेशन, मतलब एग्जैक्ट इंटीग्रेशन किए बिना भी हम लोग डिपेंडेंस पता कर सकते हैं कि ये डिपेंडेंस होगा, ठीक है। ऑलराइट, सो नाउ तो ये हमारा कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इसी तरह से हम लोग कंसेंट्रेशन ऑफ होल भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम सिमिलरली देखो, सिमिलरली
अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ होल्स निकालते हैं ना, देखो नंबर ऑफ पहले होल्स निकालने के लिए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा एन होल अगर लिखेंगे तो ये बेसिक सब कुछ ऐसा ही होगा यहाँ पे। बस आप ये ध्यान रखना होगा, देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के लिए बता देते हैं। जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखने के लिए क्या लिखे हम लोग, 2s+1, तो ये 2 हो गया, ठीक है ना। और ये इस तरह से लिखा गया था, ठीक है ना। तो इसको जब नंबर ऑफ होल्स निकालना है ना, तो ये ऐसे लिखा जाता है, देखो यहाँ पे 2s+1 से 2 आ जाएगा, और यहाँ पे डेंसिटी ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड लिखेंगे, ठीक है ना। डेंसिटी ऑफ होल्स है ये, ठीक है ना, इंटू ई और इंटू डीई। अब होल जो है ना एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है दैट रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्युपाइंग स्टेट। ओके, तो ये बेसिकली 1 माइनस एफ यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है ना। सो दिस इज रिटन एज 1 माइनस एफ। ओके, ठीक है। तो इस तरह से, और इसमें इंटीग्रेशन जो है ना बेसिकली वैलेंस बैंड का हाईएस्ट एनर्जी जो बैंड एज है वैलेंस बैंड का, उसको ईवी बोल रहे हैं ना, तो इसमें एनर्जी ईवी तक होगा, और यहाँ इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से होता है, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ वी इंटीग्रेटेड। ओके, ठीक है। तो बस ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखोगे। कभी कभी जानते हो इंटरव्यू वगैरह में ये सब बेसिक चीजें पूछी जा सकती है ना, कि हाउ डू यू राइट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स, है ना। मतलब वो बेसिकली इन चीजों पे फोकस करते हैं कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्युपाइंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ए होल is represented by 1 minus Fe। ओके, क्योंकि Fe रिप्रेजेंट्स प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो होल जो है ना वो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये 1 माइनस Fe यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये आ गया, ठीक है। अब उसके बाद फिर से वही चीज है, सब Fe वगैरह पुट करोगे, डेंसिटी ऑफ स्टेट पुट करोगे, तो और फिर यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो ये बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ होल निकल जाएगा। तो ये भी कैलकुलेशन करोगे ना, तो दिस ऑल्सो कम्स आउट टू बी, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल टू T2, क्योंकि कैलकुलेशन उसी तरह से प्रोसीड होगा, T⁻3/2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे e⁻⁻β, ठीक है ना, और यहाँ पे EV माइनस म्यू आ जाएगा, ठीक है ना। या इसमें उल्टा शायद आता है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है ना यहाँ पे ऐसे म्यू माइनस ईवी होगा, ठीक है, सॉरी ईवी। दिस इज व्हाट इट कम्स आउट टू बी। तो ये सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ होल है ये, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमारा रिजल्ट है। एग्जैक्टली सिमिलर वे में प्रोसीड होगा ये, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ होल इतना आ गया, और ये कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये डिपेंडेंस पे हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका जानते हो एग्जैक्ट फॉर्मूला, हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर फिर भी हम देखो एग्जैक्ट फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, बुक से देख करके, ठीक है ना। एग्जैक्ट फॉर्मूले, ठीक है, ऑफ फॉर कंसंट्रेशन फॉर डिपेंडेंस वगैरह सभी समझ में आ गया ना। तो देखो एग्जैक्ट फॉर्मूला हम ये क्या बोलते हैं, किटल की बुक से देख करके लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। मतलब एक नोट्स में होना चाहिए ना, इसलिए, अदरवाइज इतना जरूरी नहीं है। ये डिपेंडेंस वगैरह से हमारा आंसर पता चल सकता है एग्जाम में। अगर कभी क्वेश्चन भी आएगा ना टेम्परेचर डिपेंडेंट का क्वेश्चन, तो मतलब ये आ सकता है कि मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन का इतना है, तो दूसरे टेम्परेचर पे कितना होगा। तो बस आपको ये इस तरह का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आता है। तो देखो ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया है, तो बस एक नोट्स के लिए, मतलब बुक कीपिंग के लिए आप जो है ना ये लिख सकते हो यहाँ पे। हाँ देखो इसमें जो है ना ये है, इसका कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये लोग एन से लिखते हैं, ठीक है ना। एन कंसेंट्रेट एन ई जो हम लिखे हुए हैं ना वो एन सिर्फ लिखा हुआ है, ठीक है ना। एन एन बेसिकली हम एन लिखिए या इसको और एन ई लिखिए, ठीक है ना। यही है नोटेशन, ये लोग एन लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो दिस इज गिवन टू बी 2 टाइम्स, ठीक है। और यहाँ पे एम ई और के बी टी, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 पाई एच बार स्क्वायर, इसका होल पावर 3/2 है यहाँ पे, ठीक है ना। वो t का पावर 3/2 जो डिपेंडेंस आ रहा है ना वही आ रहा है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे है हमारा एक्सपोनेंशियल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा, और ये EC माइनस म्यू, ठीक है। तो ये वही है, ठीक है। और कंसंट्रेशन ऑफ होल्स को इसमें P लिखा हुआ है, और हम लोग इसको NH लिख रहे हैं, ठीक है ना। जो भी आप लिखो ये 2 टाइम्स, ठीक है ना। दिस इज MH और KBT, और डिवाइडेड बाय 2 पाई एच बार स्क्वायर टू द पावर 3/2 है, और यहाँ पे e टू द पावर, ठीक है, यहाँ पे माइनस बीटा और म्यू माइनस ईवी ये लिखा हुआ है,
ठीक है। सो दैट्स द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, ठीक है ना, इन सेमीकंडक्टर्स। ओके, तो ठीक है, तो देखो इससे हम लोग एक क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं, इसमें n इंटू पी, ठीक है ना, ये क्या, वी कैलकुलेट दिस, ठीक है ना, कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, इसका मल्टीपल निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखो मल्टीपल निकालोगे ना तो बेसिकली क्या होगा, ये देखिए यहाँ से 4 हो गया, ठीक है। और कुछ फैक्टर्स इसमें कॉमन है, तो जैसे आप देखिए यहाँ पे कुछ फैक्टर जैसे एम एच, सॉरी, ये सारा के बी टी, देखो के बी टी और डिवाइडेड बाय 2 पाई एच बार स्क्वायर, ठीक है ना, दिस फैक्टर इज कॉमन इन ऑल, तो ये पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ पे एम ई इंटू एम एच, ठीक है, ये बेसिकली इफेक्टिव मास है दोनों का, ठीक है ना। ये चाहते हो तो आप ऐसे इफेक्टिव मास लिख दो यहाँ पे, ठीक है। इसका पावर 3/2 यहाँ पे बचेगा, और यहाँ पे ई टू द पावर माइनस बीटा, ठीक है, बीटा ये मल्टीप्लाई होगा ना, देखो यहाँ पे, तो म्यू यहाँ पे नेगेटिव में है, यहाँ पे म्यू पॉजिटिव में है, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ईसी माइनस ईवी जो है ना वो एनर्जी गैप बन जाएगा, ईजी, ठीक है। तो ईजी जो यहाँ पे है ना वो दैट इज इक्वल टू ईसी माइनस ईवी, ठीक है, दैट इज द एनर्जी गैप, ठीक है। तो ये बेसिकली एक फॉर्मूला है, ठीक है ना, दोनों कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज व्हाट वी एक्चुअली गेट, ओके। तो ये फाइनाइट टेम्परेचर पे ऐसा लिख सकते हो आप, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसमें देयर इज ए कॉन्सेप्ट के, जैसे देखिए जितने इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे ना उतने ही तो होल क्रिएट होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, ठीक है। तो हम लोग इन इन इंट्रिंसिक, मतलब जिसे हम लोग प्योर भी बोलते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो प्योर सेमीकंडक्टर में बेसिकली क्या होता है कि नंबर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ होल, ठीक है ना, n इज इक्वल टू p, ठीक है ना, मतलब या इसको Ne या इज इक्वल टू NH बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये मतलब और ऐसे लिख सकते हो Ne इज इक्वल टू NH, ठीक है ना, ये होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए ये दोनों इक्वल हैं, तो हम इसकी जगह पे बेसिकली या तो n की जगह p लिख सकते हैं, तो इसीलिए देयरफॉर हमारा रिजल्ट आ जाएगा n इज इक्वल टू p, दोनों कंसेंट्रेशन, या तो n लिख दीजिए यहाँ पे या तो p लिख दीजिए, तो p स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर से वापस रिजल्ट आ जाएगा हमारा 2, और यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ से देखो kBt, ठीक है, kBt और 2 पाई एच बार स्क्वायर, ठीक है, पावर यहाँ पे 3/2 फिर से आ जाएगा, क्योंकि ये n स्क्वायर या p स्क्वायर बन जाएगा, फिर स्क्वायर हटाएंगे तो ये 4 से 2 आ गया, और यहाँ पे हो जाएगा Me इंटू MH, ठीक है ना, ये इफेक्टिव मास है, पावर यहाँ पे 3/4 होगा, और e टू द पावर माइनस बीटा इंटू ईजी और डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। सो दैट, तो कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल को हम लोग इन टर्म्स ऑफ बैंड गैप, ईजी जो है यहाँ पे, ईजी इज दी ईसी माइनस ईवी, तो ये बैंड गैप हो गया, दिस इज इन टर्म्स ऑफ बैंड गैप लिख दिया गया है, दिस इज बैंड गैप, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बैंड गैप, ओके। तो एग्जाम में देखो वही हम कह रहे थे कि कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल का रेशियो निकालने के लिए बोला जा सकता है एट सम टेम्परेचर, तो देखिए ये बैंड गैप उस केस में दिया हुआ होगा, ठीक है ना, दिस बैंड गैप विल बी गिवन, बस आपको टेम्परेचर का वैल्यू पुट करना है, बाकी सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है ना, अगर रेशियो निकालने के लिए बोला जाता है तो क्वेश्चन एग्जाम में बस इसी लेवल का पूछा गया है कि आपको कभी कभी कुछ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं, ठीक है, ऑल राइट। तो ये बेसिकली हमारा एक बेसिक फॉर्मूला निकल गया। अच्छा देखो दूसरी चीज इसमें ये भी है कि हम लोग ये, हाँ, इससे पहले वाली स्लाइड शो करना, स्लाइड बस एक ही चल रहा है अभी हमारा, कोई स्लाइड आगे नहीं फिर है। इसके ऊपर का। तो आप जानते हो जो हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से जो डिस्कशन स्टार्ट हुआ था ना, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स वगैरह का, वो मतलब बेसिकली इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, उसी का एप्लीकेशन आप देख रहे हो सेमीकंडक्टर में भी हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जानते हो ये डेंसिटी ऑफ स्टेट का कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है, क्योंकि इसका डिस्कशन यूज आप सेमीकंडक्टर में भी करते हैं, क्वांटम में भी इसका यूज होता है, फिर आप स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी इसका यूज होता है, ठीक है। सो एवरीवेयर इट इज यूज, आप देख रहे थे डिवाई थ्योरी वगैरह में भी हम लोग इसका यूज किए थे डेंसिटी ऑफ स्टेट का, ऑलराइट। सो ये, हाँ लास्ट वाला माइनस होगा ना कि कौन सा? हाँ माइनस है, माइनस है, ये माइनस हम यहाँ पे लिख दिए थे, थोड़ा सा जो है ना नीचे देखो छोटा सा लिखा हुआ है ये, ठीक है ना, ये माइनस है,
ठीक है, तो ये बेसिकली एक फॉर्मूला निकल गया। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने ऐसा किया ना कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ होल होता है, ठीक है ना। यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल दोनों इक्वल होते हैं इंट्रिंसिक, क्योंकि जितने होल क्रिएट होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन सॉरी जितने इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे ना वैलेंस से कंडक्शन बैंड में, उतना ही होल क्रिएट होता है, ठीक है ना। तो इसलिए दोनों ये इक्वल होते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर ये कंसंट्रेशन इक्वल है तो हम लोगों ने अभी सिर्फ ये किया ना कि एन और पी इक्वल है तो एन की जगह पी लिख दिया और फिर ये कैलकुलेट कर लिए, ठीक है ना। तो इसको अगर आप ऐसा करोगे ना, देखो यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला है, एन का ये फॉर्मूला है और पी का ये फॉर्मूला है। तो अगर इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, इफ यू कंपेयर दीज टू, ठीक है ना, तो अब देखिए इससे कॉमन फैक्टर सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम ठीक है, इसको मान लो हम रिलेशन 1 बोल देते हैं और इसे रिलेशन 2 कह देते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, सो ठीक है, वी हैव n is equal to p, so using 1 and 2, 1 and 2 को यूज कर देते हो अगर, तो देखो n के फॉर्मूले में बेसिकली आ रहा है आपका, बाकी सारे फैक्टर तो कैंसिल हो जाएंगे। तो m टू द पावर 3/2 आ रहा है, ठीक है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द पावर 3/2, और यहाँ पे e टू द पावर माइनस ये कंसंट्रेशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे बेसिकली e माइनस EC निकल रहा है, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये इसमें EC और माइनस म्यू है, ठीक है ना, और इधर से आ जाएगा m टू द पावर, ठीक है, सॉरी mh टू द पावर 3/2 और यहाँ पे e टू द पावर माइनस बीटा, ठीक है, और यहाँ पे EV सॉरी म्यू माइनस, यहाँ पे देखो आप म्यू माइनस EV है, ठीक है ना, दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग। ओके, यहाँ पे देखो ये म्यू माइनस EV है और उसमें EC माइनस म्यू है, ठीक है ना। तो ये हमने यूज कर लिया। तो देखो यहाँ से अगर हम दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, ठीक है ना, इफ वी टेक लॉग, ओके, तो टेक लॉग, ठीक है, नेचुरल लॉग ले लेते हैं। तो यहाँ से देखिए 3/2 और यहाँ पे ln me आ जाएगा और माइनस बीटा और यहाँ से EC माइनस म्यू और इज इक्वल टू 3/2 और यहाँ से mh, ठीक है, सॉरी 3/2 और ln here we are getting mh minus beta and here mu minus ev, ठीक है, this we are getting, okay। तो आप देखिए यहाँ से ये 3/2 इधर कॉमन ले सकते हो आप, तो 3/2 कॉमन आ गया और ln यहाँ से me और डिवाइड बाय mh ये आ रहा है, दैट इज इक्वल टू यू टेक इट टू दिस साइड, तो बीटा कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे EC और माइनस म्यू और फिर यहाँ पे माइनस म्यू और प्लस EV, समथिंग यू आर गेटिंग लाइक दिस, इज दैट ओके। तो बस दोनों फॉर्मूले को कंपेयर कर दिया गया है, तो यहाँ से आप म्यू निकाल सकते हो, दिस इज म्यू, ओके। तो म्यू आप कैलकुलेट करेंगे, देखो 2 म्यू यहाँ पे आ रहा है, इसको आप इस साइड ले आएंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली ठीक है, इट विल कम आउट टू बी 2 म्यू, तो ये आ जाएगा आपका EC प्लस EV, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, EC प्लस EV डिवाइड बाई 2 और ये इस साइड आएगा ना तो माइनस 3/2, ठीक है ना, 3/2 3/4 हो जाएगा क्योंकि ये 2 म्यू है ना, तो 4 और डिवाइड बाई 2 बीटा, क्योंकि 2 म्यू होगा, ठीक है, 2 म्यू इंटू बीटा इधर आएगा तो उसे 2 बीटा से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो वही 2 इसके नीचे भी आ जा रहा है, EC प्लस EV के नीचे भी 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग, क्योंकि बीटा इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा ना, EC प्लस EV में, तो बीटा इससे कैंसिल हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाइड नहीं है तो इसलिए ऐसा होगा, और ln और ये हो जाएगा me और बाई mh। तो जनरली जानते हो इफेक्टिव मास ऑफ होल ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो इस ये जो है ना नेगेटिव नंबर है एक्चुअल में, तो इसको हम स्विच करेंगे ना तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये हमारा देखो म्यू का फॉर्मूला निकल जाता है यहाँ से, EC प्लस EV और डिवाइड बाई 2, ठीक है ना, और प्लस हो जाता है 3/4 और बीटा को ऐसे लिख दो KBT, ठीक है ना, और ये ln और me और डिवाइड बाय mh स्टार, ठीक है ना। तो ये बेसिकली फर्मी लेवल हो गया सर। होल एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन के निकलने से बनता है, तो इलेक्ट्रॉन के मास से निकलने से फोन के मास में डिफरेंस कैसे हो जाता है? नहीं देखो, होल बनता नहीं है, वो एक कॉन्सेप्ट है, होल इज नॉट सम एंटिटी, होल इज अ कॉन्सेप्ट एक्चुअली, ठीक है ना। अब देखो हम बताए ना कि एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड जो है ना, बेसिकली क्या होता है, अब देखो वैलेंस बैंड इज फुली फिल्ड बैंड, ओके, वैलेंस बैंड जो होता है ना, दिस इज फुली फिल्ड बैंड है ये, ठीक है ना। तो फुली फिल्ड बैंड है और उसके बाद जो नेक्स्ट एनर्जी है वो थोड़ा हायर है, ठीक है ना।
तो देखो यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन अंदर में फुली फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्सटर्नल फील्ड को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो बहुत छोटा सा एनर्जी देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स वेरी स्मॉल एनर्जी, तो वेरी स्मॉल एनर्जी को इलेक्ट्रॉन अगर रिसीव करके थोड़ा हायर लेवल पे नहीं जा सकता है, क्योंकि देखो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो एनर्जी सप्लाई करता है ना, वो मान लो यहाँ वाले इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले जाने के इक्वल सिर्फ होता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से यहाँ नहीं ले जा पा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये वैलेंस बैंड डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब डू नॉट रिस्पॉन्ड का मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से ये वैलेंस बैंड मूव नहीं करते हैं, एक्सेलरेट नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने किसी थर्मल एक्साइटेशन वगैरह से बहुत थोड़ा टेम्परेचर हाई कर दिए, तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ से यहाँ चला गया कंडक्शन बैंड में, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली एक ऑर्बिटल एम्प्टी हो गया, एक ऑर्बिटल एम्प्टी हो गया ना। तो अब देखो जैसे मान लो यहाँ पे हम बोल दिए कि ये ऑर्बिटल एम्प्टी है, तो फिर नीचे वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो यहाँ से लोअर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन, मान लो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी गेन करके अब थोड़ा हाई एनर्जी पे जा सकता है। तो यहाँ पे ये बेसिकली एक मतलब आप कह सकते हो कि एक वैकेंसी, मतलब एक एम्प्टी ऑर्बिटल क्रिएट हो गया। उस एम्प्टी ऑर्बिटल की वजह से अब ये जो यहाँ पे अदर इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के से एनर्जी गेन करने के कैपेबल हो गए, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा एनर्जी गेन करके वो थोड़ा हायर लेवल पे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से अब यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो गया। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है ना, हम होल का जो मूवमेंट, हम वही तो बोल रहे थे ना कि होल एक्चुअली रिप्रेजेंट्स मूवमेंट ऑफ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, कि एक होल क्रिएट होने से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की पॉसिबिलिटी आ जा रही है वहां पे। इज दैट ओके? तो होल भी जो है वो एक्चुअली मूवमेंट ऑफ मेनी इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हो, देखो बेसिकली ये जो होल्स मूव कर रहे हैं ना, ये एक अलग तरह के बैंड में मूव कर रहे हैं। देखो ये मतलब इसका बैंड अलग है और इसका बैंड अलग है। मतलब अगर आप बैंड स्ट्रक्चर या डिस्पर्सन रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, तो ये एक अलग के लेवल में मूव कर रहे हैं और ये एक अलग के लेवल में मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप जानते हो ना कि मतलब इफेक्टिव मास जो होता है ना, वो बेसिकली हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, एम इफेक्टिव जो होता है दैट इज इक्वल टू एच बार स्क्वायर और यहाँ पे d2e और डिवाइड बाय डी के स्क्वायर, यही होता है ना। तो हम लोग देखो क्या होता है कि ये जो है ना, देखो जैसे ये एनर्जी डायग्राम है, तो यहाँ पे एनर्जी अलग है, ठीक है ना। ये मतलब ये E क्लोज टू EV है और यहाँ पे E क्लोज टू EC है। तो अब जैसे डिफ्रेंशिएशन करोगे ना यहाँ पे, तो डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये आपको एनर्जी यहाँ पे बेसिकली बैलेंस बैंड वाला एनर्जी पुट करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं वो, यहाँ पे कंडक्शन बैंड का एनर्जी पुट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है ना, यहाँ पे जब ये कैलकुलेशन किया जाता है ना, तो होल के लिए ज्यादा आता है ये वैल्यू, ठीक है ना। इसको जानते हो दूसरे लैंग्वेज में इस तरह समझ सकते हो, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन देखो थोड़ा लो एनर्जी पे है ना, तो लो एनर्जी पे है ना, तो लो एनर्जी का ऑब्जेक्ट जो है ना लैटिस से ज्यादा अटैच होगा, ठीक है। क्योंकि कोई किसी ऑब्जेक्ट की एनर्जी हाई है ना, तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। लो एनर्जी को आप इजिली कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो वही है यहाँ पे कि क्या बोलते हैं, इसकी एनर्जी लो है ना, तो इट इज मोर अटैच टू द लैटिस, ओके। सो दैट्स वाई मतलब थोड़ा सा वो ज्यादा लैटिस से अटैच है, तो इसीलिए वो जानते हो मतलब थोड़ा स्लो रिस्पॉन्ड करता है एक्सटर्नल फील्ड को, ठीक है। इट रिस्पॉन्ड स्लोली टू द एक्सटर्नल फील्ड। तो इफेक्टिवली हम ऐसे कह देते हैं कि स्लो इसलिए रिस्पॉन्ड कर रहा है ना, क्योंकि उसका इफेक्टिव मास बढ़ गया। क्योंकि लैटिस के मतलब डायनेमिक्स में जो लैटिस का कंट्रीब्यूशन होता है ना, वो डायरेक्ट हम लोग सॉलिड स्टेट फिजिक्स में नहीं लिखते हैं, हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव मास। तो आप ये कह सकते हो लैटिस का जो इफेक्ट है ना, वो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा है, ठीक है ना। और कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन पे लैटिस का इफेक्ट कम है, तो इसीलिए वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास हम लोग ज्यादा बोलते हैं। तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास ज्यादा है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन के ही मूवमेंट को होल कहते हैं ना हम लोग, तो इसीलिए बोल देते हैं कि होल का इफेक्टिव मास ग्रेटर होगा, ठीक है। तो जनरली ये ट्रू होता है, ठीक है ना। इफेक्टिव मास ऑफ होल जो होता है ना, दैट इज ग्रेटर देन इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इज दिस क्लियर? सर इसीलिए फिर ये पिच का साइन पॉजिटिव हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम है तो ऑलवेज लॉग नेगेटिव रहेगा। क्या ये बीच का साइन पॉजिटिव इसीलिए हो गया ना, हाँ क्योंकि इसीलिए हो गया। हाँ ये इसको स्विच किया ना, इसको स्विच किया हम, ऊपर कर दिया ना। नहीं 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 नहीं, अच्छा अभी स्विच नहीं किया हम यहाँ पे, एक मिनट, इसको स्विच करना था, ये ऐसा किया, ऐसे कर दिया, ठीक है ना। तो अदरवाइज ये जो है ना देखने में नेगेटिव है, लेकिन एक्चुअल में है ये पॉजिटिव, क्योंकि ये वाला टर्म कम है और ये ज्यादा है, तो ये नेगेटिव निकल, क्योंकि लेस देन 1 हो गया ना। तो अब जानते हो ln लेस देन 1 पे नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव है ना, तो हमें अब इसको एक्सप्लिसिटली पॉजिटिव बना दिया, इसको स्विच कर दिया ऐसे, एमएच ऊपर ले गया, तो अब ये पॉजिटिव नंबर है,
ठीक है ना, ये पॉजिटिव है और ये मिलकर पॉजिटिव, अब ठीक है ना, ऐसे लिखा जाता है। तो ये बेसिकली देखो, ये चलो ठीक है, याद रखोगे। अब फिजिकल पिक्चर हम आपको बता दिए कि होल का मास क्यों ज्यादा होता है, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होल प्रेजेंट होता है वैलेंस बैंड में, होल इज प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन्स की बात जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं ना, वो कंडक्शन बैंड में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लैटिस से ज्यादा अटैच होते हैं इलेक्ट्रॉन। होल इज मतलब एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखोगे, वो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन मेनी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। ओके तो अब देखो, ये जो है ना बेसिकली, इस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ फर्मी लेवल, ठीक है। ये टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ फर्मी लेवल हो गया, ठीक है। तो देखो इन सब चीजों को जानते हो, मतलब डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, ठीक है, लेकिन क्या बोलते हैं, हम थोड़ा सा मतलब आपको डिस्कशन बता दिए सो दैट मतलब एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, ठीक है ना। तो इस देखो, ये एक्चुअली फर्मी लेवल का मतलब एब्सोल्यूट एनर्जी लिखा हुआ है, दिस इज एब्सोल्यूट एनर्जी ऑफ फर्मी लेवल, ओके, इन टर्म्स ऑफ कंडक्शन एट वैलेंस बैंड। तो मतलब इसको आप जैसे कैलकुलेट करोगे ना, जैसे मान लीजिए t इक्वल टू 0 पे कैलकुलेट करते हैं, तो एट t इक्वल टू, देखो एट t इक्वल टू 0, म्यू इज इक्वल टू निकाल रहे हैं, तो EC प्लस EV और डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो हम बेसिकली ऐसे कह सकते हैं कि जीरो टेम्परेचर पे फर्मी लेवल जो है ना, बेसिकली ऐसा आ रहा है, ठीक है। ये जैसे हमारा वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, तो जीरो टेम्परेचर पे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे दिखाया जा रहा है, ये म्यू का लेवल है। तो फिर टेम्परेचर जैसे से बढ़ाएंगे ना, ये ऊपर की तरफ थोड़ा, ठीक है, इफ यू इंक्रीज टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे क्या होगा, इट विल शिफ्ट अबव, ठीक है ना। इन तो ये बेसिकली हमारा बेसिकली एट t इक्वल टू 0 पे है, t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू नॉन 0 पे जो है ना, ये फर्मी लेवल यहाँ पे कहीं पे होगा, तो ये हो जाएगा t नॉट 0 पे, ठीक है ना, म्यू, दिस इज म्यू एट t नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन ये जो भी डिस्कशन बताया जा रहा है, दिस इज इन प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये डिस्कशन है, ठीक है। तो कभी कभी देखो फर्मी लेवल का जो है ना, इसको एक्सप्रेस करते हैं हम लोग बैंड गैप के टर्म में, ठीक है। तो इसको अगर आप ऐसे लिख दीजिए कि कंडक्शन बैंड से कितना ऊपर है, मतलब हाउ हाई, देखो हाउ वैलेंस बैंड से, ठीक है ना, ये EV है, देखो यहाँ पे EV और दिस इज EC, ठीक है। तो हाउ हाई इट इज, ठीक है, हाउ हाई फर्मी लेवल इज, फर्मी लेवल इज अबव बैलेंस बैंड, ठीक है। तो अगर ये हम देखना चाहते हैं ना, तो इसमें क्या करेंगे कि हम इसको म्यू में से म्यू माइनस EV कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहां से आ जाएगा EC प्लस EV और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, प्लस क्या था फॉर्मूला, 3/4 था ना, 3/4 और ME 3/4 KBT और यहाँ पे LN MH स्टार और डिवाइड बाय ME, ठीक है। इस तरह था, माइनस यहाँ पे EV आ जाएगा, ठीक है ना, लास्ट में। तो देखो ये सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो ये 2 से एलसीएम लोगे तो EC माइनस EV/2 आ जाएगा, तो वो एनर्जी गैप बन जाएगा, ठीक है ना, EC माइनस EV/2। तो ये बेसिकली म्यू माइनस EV निकालेंगे, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बैलेंस बैंड से कितना ऊपर है, तो ये बेसिकली आ जाएगा यहाँ पे EG/2, ठीक है ना, और प्लस 3/4 KBT, ठीक है, और LN MH स्टार और डिवाइडेड बाय ME स्टार, ठीक है। सो दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स हाउ हाई इट इज अबव बैलेंस बैंड, ओके। अच्छा देखो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन जानते हो मतलब जब हम पहले कभी पढ़े थे, तो ये जो कैलकुलेशन है ना, इसको यूज किया जाता है सेमीकंडक्टर में, बट इट इज कॉल्ड ए रॉन्ग कैलकुलेशन, ठीक है ना। इसको जो है ना रॉन्ग बोला जाता है ये कैलकुलेशन को, बट मुझे हम आपको मतलब बता देंगे नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि ये रॉन्ग मतलब
ये रॉन्ग कैलकुलेशन लेकिन कहलाता है। जानते हो क्यों? देखो आप लोग भी थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान में रखोगे, बाद में थोड़ा क्या बोलते हैं, क्योंकि जब हम पहले मतलब कभी सॉलिड स्टेट पढ़े थे ना, उस टाइम से मतलब मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि इसमें जानते हो क्या है, देखो हम लोग फर्मी लेवल जो होता है ना, बेसिकली टी इक्वल टू 0 पे क्या बोलते हैं, हाईएस्ट ऑक्युपाइड एनर्जी से कोइंसाइड करना चाहिए, यही होता है ना, फर्मी लेवल एट टी इक्वल टू 0 इज Yes. शुड कोइंसाइड। यस तो सर। देखो टी इक्वल टू 0 पे जब हम निकाल रहे हैं ना, तो टी इक्वल टू 0 में ये मिडिल में आ रहा है, इट इज कमिंग एट द मिडिल। ओके, तो टी इक्वल टू 0 पे तो सारे सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होंगे, तो वैलेंस बैंड का हाईएस्ट ऑक्युपाइड एनर्जी यही होगा, ठीक है ना। तो एक्चुअली टी इक्वल टू 0 पे फर्मी लेवल शुड कोइंसाइड विद ईवी, लेकिन इसमें ईवी से कोइंसाइड नहीं कर रहा है ये, ठीक है ना। तो इन दैट सेंस इट इज रॉन्ग एक्चुअली, ठीक है। ये इससे कोइंसाइड नहीं हो रहा है, और इसको करेक्ट भी किसी तरीके से किया जाता है, ठीक है ना। तो हो सकता है ये हमें लगता है किटेल वगैरह की बुक में ये सब नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। पहले कभी हम पढ़े थे तो मुझे याद आ रहा है, क्योंकि फर्मी लेवल का डेफिनेशन यही होता है, टी इक्वल टू 0 पे हाईएस्ट लेवल से कोइंसाइड करना चाहिए। लेकिन जानते हो मतलब सेमीकंडक्टर डिस्कशन में हर बुक में यही लिखा हुआ होता है, ठीक है ना। दिस इज, लेकिन कुछ हमें लगता है हायर लेवल की बुक में ये चीज मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना, कि ये एक सर तरह से। एग्जाम के क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व होते हैं, मतलब इसी हाँ बस रॉन्ग एग्जाम में जो मेथड। क्वेश्चन आता है ना, वो इसी फॉर्मूले से सॉल्व होता है, ठीक है ना। मतलब यही फॉर्मूला ज्यादा फेमिलियर है, बट एक्चुअल में कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आप देखो ना, तो टी इक्वल टू 0 पे इट शुड कोइंसाइड विद हाईएस्ट एनर्जी लेवल, ओके। तो वो चीज नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो देर इज समथिंग रॉन्ग हियर, ओके। बट मोस्टली ऑल क्वेश्चंस इन एग्जाम आल्सो आर सॉल्व यूजिंग दीज रिलेशंस, ओके। तो एग्जाम में जानते हो हम आपको बता रहे हैं ना, बहुत ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा भी आपको हिंट अगर याद रहेगा ना, तो आप आंसर कर सकेंगे, ठीक है। जैसे आपको टेम्परेचर का डिपेंडेंस सिर्फ कंसेंट्रेशन में ध्यान रखोगे कि उसमें क्या आता है, टी का पावर 3/2 आता है, और ई टू द पावर माइनस बीटा, और फिर क्या बोलते हैं, ऐसे करके देख लोगे। देखो जैसे क्या है कि आपको एक्चुअली इस तरह से मतलब रिकॉल करोगे ना, समझ में आ जाएगा कि देखो इलेक्ट्रॉन जो है ना, देखो टी नॉट इक्वल टू 0 पे ये फर्मी लेवल यहाँ पे है, आपका इलेक्ट्रॉन इधर है और होल इधर है, ठीक है ना। तो बेसिकली हम जब क्या बोलते हैं कंसेंट्रेशन निकालेंगे ना, इलेक्ट्रॉन की कंसेंट्रेशन निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये ऐसा कुछ आएगा टी, ठीक है। टी सॉरी कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब निकाल रहे हैं एन ऑफ ई, तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू टी का पावर 3/2, तो याद रहेगा ही, और ई टू पावर माइनस बीटा। अभी ये फिगर आप याद रखोगे ना, तो आप ऐसे रिलेट कर पाओगे कि उसमें ई सी माइनस म्यू ऐसा कुछ आ रहा था, ठीक है ना। कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख रहे थे, तो ई देखो क्योंकि ये ई सी ग्रेटर है ना, म्यू स्मॉलर है, तो इसमें बेसिकली इसमें ई सी माइनस म्यू आ जाता है, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है। और क्या बोलते हैं, जब हम होल का कंसेंट्रेशन लिख रहे हैं ना, तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 3/2 और ई टू पावर माइनस बीटा। और इसमें आपको बस ये देखना है कि अब हम होल का लिख रहे हैं तो उसमें ईवी इन्वॉल्व होता है, तो ईवी और म्यू इसमें ऊपर है ना, देखो म्यू यहाँ पे है, तो इसमें म्यू माइनस ईवी होगा, तो बस यहाँ पे ऐसे म्यू माइनस ईवी लिखना है, ठीक है ना। ये माइनस बीटा जरूर होता है दोनों में, ठीक है। तो इस तरह से बस थोड़ा सा ये ध्यान रखोगे तो ये यूज किया जा सकता है, अदरवाइज कंप्लीट फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। कभी बाई चांस जाते हो ये चीज पूछा जा सकता है कि कितना इस टेम्परेचर पे वो मतलब कितना अबव है, अबव बैलेंस बैंड, ओके। तो ये बेसिकली हाइट, हाउ हाई फर्मी लेवल इज अबव बैलेंस बैंड, तो ये बता दिया गया, ठीक है ना, ठीक है। तो ये सब डिस्कशन देखो सभी रिलेटेड टू प्योर सेमीकंडक्टर हो गया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसे कहते हैं। तो अब लास्ट में हम लोग देखो यहाँ पे कंडक्टिविटी पे फिर से वापस आते हैं, ठीक है ना। तो कंडक्टिविटी देखो फिर से हम लोग लिख रहे थे यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से कि सिग्मा इज इक्वल टू ये चार्ज हो गया, और ये कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू, ठीक है ना, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ होल और इनटू मोबिलिटी ऑफ होल, है ना, ठीक है। इस तरह से लिखा गया है। तो देखो यहाँ पे ये जो है ना, कंसेंट्रेशन के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं किस तरह से वेरी कर रहा है, ठीक है ना। तो इट इज फाउंड एक्चुअली कि मोबिलिटी भी जो है ना टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। ये मोबिलिटी ऐसा कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना। सो इट इज फाउंड दैट इट इज, तो इसका डिस्कशन हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, मतलब एक्सपेरिमेंटल समझ लो कि रिजल्ट आपको बताया जा रहा है। इट इज फाउंड दैट मोबिलिटी also depends on temperature,
तो मोबिलिटी भी जो है ना टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो इस तरह का डिपेंडेंस इसमें आता है। देखो यहाँ पे अगर हम जनरल लिख दे रहे हैं मोबिलिटी और वर्सेस टेम्परेचर, तो ये कुछ इस तरह से वेरी करता है, ठीक है ना। तो इधर जो वेरिएशन है ना, ये टी प्रोपोर्शनल टू टी टू पावर 3/2 है, और इधर जो ये देखो पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज करने लगा, ठीक है ना। तो मतलब इधर जो वेरिएशन है, ठीक है, वो बेसिकली टेम्परेचर टू द पावर -3/2 होता है, ठीक है ना। ये मान लो डी बाई टेम्परेचर है, टी डी, डी बाई टेम्परेचर लिखती है, थीटा डी भी लिख सकते हो इसको, ठीक है ना, थीटा डी, ठीक है। तो डिवाइड टेम्परेचर के अबव इस तरह से वेरी करता है और इसके बिलो इस तरह से वेरिएशन है, ठीक है ना। तो देखो मोबिलिटी में टी टू द पावर -3/2 आ रहा है, अगर हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर हो गया, दिस इज लो टेम्परेचर, ठीक है ना। तो देखो मोबिलिटी में टी टू पावर -3/2 और कंसंट्रेशन में टी टू पावर 3/2 आ जाएगा, तो इसीलिए ओवरऑल जो है ना कंडक्टिविटी, सो दिस इंप्लाइज दैट कंडक्टिविटी जो है ना, देखो कंडक्टिविटी विल वेरी एज, ठीक है ना, ई टू द पावर माइनस बीटा इंटू EG/2, ठीक है ना। हम लोग अभी कंसंट्रेशन निकाल लिए थे ना EG के टर्म में, तो बीटा EG/2 हमारा था, ठीक है ना। देखो ऊपर में जो है ना कंसंट्रेशन बाद में ऐसे ही लिखा गया था, ठीक है, देखो यहाँ से ये जो हम लोग लिखे थे बाद में, ठीक है ना, इधर यहाँ पे लास्ट में देखो ये NP और ये बीटा EG/2, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिए टी का पावर 3/2 है, और अब हम मोबिलिटी में बोल दे रहे हैं कि हाई टेम्परेचर में -3/2 से वेरी करता है, ठीक है ना। तो दोनों मिलकर के यहाँ पे अल्टीमेटली ऐसा आ जाएगा, ठीक है, कंडक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू e⁻ बीटा EG, ठीक है। तो ये आ गया। तो अब हम देखिए यहाँ पे अगर क्या बोलते हैं, ये कंडक्टिविटी ln अगर इससे ले लेते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला देखो, दिस फॉर्मूला दिस इज used in experimental determination of EG for semiconductor। कभी आप लोगों ने सेमीकंडक्टर का बैंड गैप मेजर किया है एक्सपेरिमेंट में? अभी तो पिछले 1 साल से तो एक्सपेरिमेंट ही नहीं हो रहा है, जो लोग MSc किए होंगे अभी रिसेंट में, उन लोगों ने तो किया ही नहीं होगा, ठीक है। तो देखो ये आप एक्सपेरिमेंट करोगे ना, तो जानते हो उसमें मतलब एक इलेक्ट्रिक सर्किट होती है, ठीक है ना, और उसमें एक अरेंजमेंट ऐसा होता है जिसमें हम सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा रहे होते हैं, ठीक है ना। मतलब कंप्लीट ऐसा होगा, मान लीजिए ये सेमीकंडक्टर है, ठीक है ना, दिस इज सेमीकंडक्टर मटेरियल, ठीक है। अब मान लीजिए इधर से कुछ वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ठीक है ना, ये करंट आप सप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना। इस तरह सर्किट बनी होती है, ठीक है ना। इसमें बेसिकली एमीटर लगा हुआ है, ठीक है ना, और फिर क्या बोलते हैं वोल्ट मीटर वगैरह भी लगा हुआ है, ठीक है ना। तो हम करंट मेजर कर सकते हैं, ठीक है, वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली करंट वोल्टेज वगैरह मेजर करके हम इसके क्रॉस वोल्टेज भी ऐसे मान लीजिए वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ठीक है ना, दिस इज वोल्ट मीटर, सो वी कैन मेजर वोल्टेज अक्रॉस इट, ठीक है ना। यहाँ से ऐसे करके हम वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, और इसको जो है ना मतलब एक कोई हीटिंग एलिमेंट से ऐसे कनेक्टेड होता है, तो हम इसको हीट भी कर रहे हैं, ऐसे हीट कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट जब आप करते हो ना, तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में ये प्रोवाइड किया जाता है कि यू कैन हीट द सेमीकंडक्टर, ये हमारा सेमीकंडक्टर है, ठीक है। तो उसमें फिर बेसिकली ये सभी कुछ मेजर करके वोल्टेज करंट वगैरह से आप रेजिस्टेंस निकालते हो, रेजिस्टेंस से फिर रेजिस्टिविटी वगैरह निकाल कर रेजिस्टिविटी का इन्वर्स करके कंडक्टिविटी आप निकाल लेते हो, ठीक है ना। तो बेसिकली हम इसमें करंट मेजर करते हैं और वोल्टेज मेजर करते हैं, ठीक है, और टेम्परेचर मेजर करते हैं, ये 2 चीजें मेजर किए थे। तो करंट और वोल्टेज से इन दोनों की हेल्प से हम कंडक्टिविटी निकाल लेते हैं, तो हमारा एक कंडक्टिविटी निकल जाता है। तो कंडक्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाया जाता है, ठीक है। तो कंडक्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ को प्लॉट किया जाता है, फिर उस ग्राफ से सेमीकंडक्टर का गैप डिटरमाइन हो जाता है, ठीक है। तो उस डिटर्मिनेशन के पीछे जो थ्योरेटिकल लॉजिक है ना, वो यही होता है, ठीक है। तो देखिए तो इसमें सिग्मा निकालते हैं, फिर सिग्मा के बाद फिर हम लोग ln सिग्मा निकालते हैं, ln सिग्मा, ठीक है ना। मतलब ये दोनों को यूज करके ये निकाला जाता है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें अगर हम ln लेंगे, ln सिग्मा, तो इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे सम कांस्टेंट आ जाएगा, सम कांस्टेंट ln ऐसे, ठीक है ना, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी में कांस्टेंट आएगा ना, तो सम कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे माइनस बीटा इंटू EG और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, ये रिजल्ट आ रहा है। तो बीटा को हम KBT लिख देते हैं, तो ln सिग्मा इज इक्वल टू देखो सम कांस्टेंट, ठीक है, और यहाँ से माइनस EG और डिवाइडेड बाई 2 KB और इंटू 1/t हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखिए यहाँ पे इफ यू प्लॉट ए ग्राफ, ठीक है, 1/t और वर्सेस
ये ln सिग्मा, कंडक्टिविटी जो हमने इससे करंट और वोल्टेज से मेजर करके हमने कंडक्टिविटी निकाल लिया ना, ठीक है। तो उसको यूज करके हम लोग देखो यहाँ पे इसे प्लॉट कर रहे हैं। तो देखो अगर हम 1/t मतलब इसको हम x मान रहे हैं, 1/t इज x और ln सिग्मा को y मान रहे हैं, ठीक है ना, इसको y लिख दिया हमने, ठीक है ना, दिस इज y, दिस इज y और दिस इज x, ये जो है ना हमारा ये इसको x बोल दे रहे हैं। तो y इज इक्वल टू ऐसा बन जा रहा है, देखो y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो ये स्लोप जो है ना वो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ठीक है, तो इसका स्लोप आप निकालोगे ना, स्लोप, तो दैट विल बी इक्वल टू Eg, ठीक है, माइनस Eg डिवाइड बाय 2 kBt, ठीक है। तो स्लोप हम लोग ग्राफ से मेजर कर लेते हैं और उसको यूज करके हम लोग ये स्लोप निकल जाएगा, बस इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा Eg निकल जाएगा। Eg इज इक्वल टू, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू माइनस 2 kB और इनटू स्लोप हो जाएगा, ठीक है। सो यूजिंग दिस वी शुड बी एबल टू मेजर द कंडक्टिविटी, ओके, सॉरी एनर्जी गैप, ओके। सो एनर्जी गैप एक्सपेरिमेंटल डिस्कशन है ये, समझ रहे हो ना, कि एक्सपेरिमेंट में इस तरीके से एनर्जी गैप मेजर किया जाता है, ठीक है। तो जानते हो मतलब एक बार तो नेट एग्जाम में डायरेक्टली यही पूछ दिया गया है, दिस हैज बीन आस्क्ड इन नेट एग्जाम, ओके, कि हम लोग एनर्जी गैप के कैसे मतलब कैलकुलेट करेंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन मतलब ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ना कि आप अगर पहले से नहीं भी जानते हैं ना तो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कंडक्टिविटी जो होता है दैट इज इक्वल टू एन ई इंटू म्यू होता है, ठीक है ना। बस इतना जानते हो ना तो बस उससे आंसर आपका पता चल रहा है, ठीक है। तो ये सारा का सारा डिस्कशन हो गया रिलेटेड टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है ना, प्योर सेमीकंडक्टर। सर ये जो मोबिलिटी है उसका कुछ फिजिकल मीनिंग भी होता है क्या? मोबिलिटी बेसिकली देखो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं मोबिलिटी जो है ना, डिफाइंड ऐसे होता है ना, म्यू इज डिफाइंड एज बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो मोबिलिटी एक तरह से यही है ना कि जैसे देखिए कम कम अगर मोबिलिटी जो है हमारा ज्यादा है तो इसका मतलब यही होगा ना कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्विकली रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है ना, दैट्स व्हाट इट एक्चुअली मीन्स, ओके। तो इस तरह से इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है, ठीक है। फिजिकल मीनिंग यही है कि मोबिलिटी कितना मतलब इलेक्ट्रॉन एक तरह से ऐसे कह सकते हो कि लैटिस का इन्फ्लुएंस कितना कम है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। लैटिस का इन्फ्लुएंस ज्यादा अगर हो रहा है तो वो मतलब क्विकली रिस्पॉन्ड नहीं करता है, ठीक है ना। ऐसे डिफाइंड इसको ऐसे ही करते हैं, वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, दैट्स हाउ इट इज डिफाइंड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक दो क्वेश्चन देखो हम शो कर रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, एक मिनट। तो मोस्टली डिस्कशन बस देखो यही है, थोड़ा सा भी हम देखो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बता देंगे आपको, देखो हम क्वेश्चन एक दो पहले दिखाते हैं, ठीक है ना। देखिए ये जो है ना क्वेश्चन इधर ही दिया हुआ है, देखो एक क्वेश्चन जो है ना नेट में देखो ये पूछा गया था, देखो ये क्वेश्चन देखिए नेट एग्जाम में, ये 75 नंबर, देखो क्या लिखा है, द कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट टेम्परेचर T कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है ना। देखो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल, देखो ये इसको यहाँ पे कांस्टेंट लिख दिया P⁻³ और Eg डिवाइड बाय 2 kBt, है ना, तो ये हम लोग जानते भी हैं, ठीक है ना। सो इफ मोबिलिटी ऑफ बोथ द टाइप्स ऑफ कैरियर इज प्रोपोर्शनल टू, देखो इसमें मोबिलिटी बता भी दिया गया कि T⁻³ से प्रोपोर्शनल है, then log of conductivity is a linear of T का पावर T 1/T with slope, डायरेक्ट यहाँ पे देखो क्या निकालने के बोल दिया, स्लोप निकालने के लिए, ठीक है। मतलब जो भी आप थ्योरी में पढ़ रहे हो ना वही चीज पूछ दिया गया डायरेक्टली, ओके। स्लोप अभी देखो आप हम लोग यहाँ निकाले माइनस Eg/2 kB, ठीक है ना, तो बस ये आंसर हो गया, ठीक है। तो मतलब क्या करना है वहां पे जो हमने कंडक्टिविटी जो यहाँ से मतलब इसमें बस ये चीज को बताया गया है, ये चीज, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए थे, देखो यहाँ पे सिग्मा हम ये बोल दिए थे कि n में T⁻³ है और म्यू में -3/2 आ गया, तो ये 3/2 वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो कंडक्टिविटी में सिर्फ ये बचेगा अब, ठीक है ना। बस इसका लॉग ले लिया गया, ओके, वी टुक लॉग, ओके, और लॉग से ये स्लोप बन गया। तो जो मतलब थ्योरेटिकल डिस्कशन है ना उसी चीज को डायरेक्ट पूछ दिया गया यहाँ पे, ये इसका सी आंसर होगा, 75 का सी देखो दिया हुआ है ना, ठीक है। तो मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है थ्योरी का, ठीक है, ऑलराइट। उसी तरह से देखो ये क्वेश्चन आप देखें गेट एग्जाम का, ये क्या है, इसमें देखो लिखा हुआ है द बैंड गैप ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज
ये बैंड गैप दे दिया गया, मास ऑफ होल दे दिया गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कितना टाइम दिया हुआ है वो दे दिया, मतलब ये दोनों का रेशियो कैंसिल आउट हो जाएगा। एट 300 केल्विन द फर्मी लेवल विथ रिस्पेक्ट टू द एज ऑफ वैलेंस बैंड, देखो विथ रिस्पेक्ट टू एज ऑफ वैलेंस बैंड बोला गया ना, मतलब एज ऑफ वैलेंस बैंड से कितना ऊपर है ये निकालने के लिए बोल दिया गया। तो मतलब ये क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आ गया, मतलब आपको वो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अभी था ना म्यू माइनस हाँ वाला। हाँ, म्यू माइनस minus ईवी, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। तो अभी कुछ भी नहीं है इसमें, देखो एम एच यहाँ पे ये वाले फॉर्मूला ये दिख रहा है ना आप लोग को, ये फॉर्मूले में एम एच हमारा 6 टाइम एम दे दिया गया है, तो ये कैंसिल होकर के एल एन 6 हो जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है, ईजी दिया हुआ है, बस पुट करो आंसर आ गया, ठीक है। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, ठीक है। तो ठीक है, उसी तरह से देखिए यहाँ पे तो और भी जो क्वेश्चन है ना वो भी बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। अभी हम देखो एक दो और डिस्कस कर देंगे। ये सभी तो हॉल इफेक्ट के क्वेश्चंस हैं, वो हम हॉल इफेक्ट तो डिस्कस कर चुके हैं ना, आप लोग जानते हो, इसको खुद से ट्राई करोगे, ठीक है, क्योंकि हॉल इफेक्ट कंप्लीटली डिस्कस कर दिया गया है। तो क्या बोलते हैं, उसे यूज करके आप इसे आंसर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चन जानते हो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन हैं, जो मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब पीएन जंक्शन डायोड वगैरह क्वेश्चन इसमें पुट हो गए हैं, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड का भी कॉन्सेप्ट तो यहीं से स्टार्ट होता है ना, मतलब पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर से बनता है, तो वो पीएन जंक्शन डायोड का क्वेश्चन इसमें दे दिया गया है, ठीक है। तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हम डायोड का डिस्कशन नहीं करा रहे हैं, ठीक है ना। डायोड आपका सिलेबस में सेमीकंडक्टर में देखोगे ना तो नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ऑलराइट, एक क्वेश्चन देखो, अभी हम लोग एन टाइप पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर अभी मतलब डिस्कस नहीं किए हैं, ठीक है ना। वो पी टाइप एन टाइप की बात होती है जब डोपिंग होती है, तो डोपिंग का डिस्कशन अभी नहीं हुआ है, मगर फिर भी एक क्वेश्चन देखो हम डिस्कस कर रहे हैं, मतलब बिना उसको डिस्कस किए हुए आंसर किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। देखिए क्या है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। तो दो क्वेश्चन देखो आप लोग को बताया गया ना, हम आंसर नहीं निकाले, मगर फिर भी आप लोग जानते हो नोट्स में होना चाहिए आप लोगों का, ताकि रिवीजन करो ना तो पता चले। तो वो क्वेश्चन अभी जो गेट का है ना उसको जरूर लिख लोगे और उसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ऑल्दो इट इज वेरी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 66 आप देखिए क्या लिखा हुआ है। द एक्टिव मीडियम इन ब्लू एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड इज, एक्टिव मीडियम मतलब जो भी मीडियम उसमें यूज हो रहा है लाइट इमिटिंग डायोड में, वो गैलियम इंडियम और नाइट्रोजन का अलॉय है। The band gap of gallium nitride and indium nitride are this and this, ऐसे दिया हुआ है respectively. If the band gap of this varies approximately linearly with x, okay, the value of, ठीक है, value of x required for emission of blue light of wavelength this is, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है ना कि देखो दो मटेरियल है, गैलियम नाइट्राइड और इंडियम नाइट्राइड, दोनों को मिक्स किया जा रहा है और बनाया जा रहा है गैलियम इंडियम नाइट्राइड, ओके, ऐसा। तो बेसिकली अब बोला जा रहा है कि इसमें एक्स का वैल्यू कितना होगा, कि हम जो है बेसिकली एक हमें इमिशन ब्लू लाइट का इमिशन होना चाहिए जिसका वेवलेंथ कितना होगा। तो देखो इसमें जानते हो मतलब क्या बोलते हैं हम, जैसा कि आपको बता रहे थे ना कि इसमें इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको बिल्कुल मतलब ये टॉपिक पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस अपना कॉमन सेंस लगाओगे ना तो देखो आंसर हो जाएगा आपको। देखो हम लॉजिक बता रहे हैं, इसमें क्या है लॉजिक, देखिए आप ये जानते हो कि जैसे सेमीकंडक्टर में बात करें हम लोग, यहाँ पे ये कंडक्शन बैंड है, देखो कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड। अगर कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वापस वैलेंस बैंड में आता है, ठीक है ना, तो इट विल लूज एनर्जी इक्वल टू ईजी, बैंड गैप के इक्वल एनर्जी लूज करेगा, ठीक है ना। और इट विल इमिट ए लाइट, तो लाइट का जो वेवलेंथ होगा वो कितना निकलेगा, व्हाट इज द वेवलेंथ। हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, E इज इक्वल टू आप जानते हो एच न्यू होता है, और एच और न्यू को हम लोग लिख देते हैं सी बाई लेमडा, ठीक है ना। तो लेमडा जब निकालोगे ना, देखो यहाँ से लेमडा इज इक्वल टू जो निकलेगा वो बेसिकली ऐसा हो जाएगा एच सी और बाई ई, यही होगा ना। तो अगर आप जैसे देखो कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आ रहा है ना, वो कितना वेवलेंथ इमिट करेगा वो अगर आपको पता करना है ना, तो बेसिकली यहाँ पे बेसिकली आप ऐसे लिख सकते हो, दिस विल बी इक्वल टू एच सी और डिवाइडेड बाई ई जी, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जाता है तो इट विल इमिट दिस मच वेवलेंथ, ओके। सो ये अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, देखो वेवलेंथ
emitted due to ठीक है transition of electron from conduction band to valence band। ठीक है, तो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसका वेवलेंथ जो इमिट होगा दैट विल बी इक्वल टू दिस मच। ओके, जानते हो ये अगर HC का वैल्यू आप देखोगे ना तो HC का वैल्यू जनरली 1242 के इक्वल आता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है ना, और EG को आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पुट करना होगा, ठीक है ना, तो ये आपका आंसर आएगा नैनोमीटर में, ठीक है ना। तो अगर देखो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब इसको अगर आप इसको तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ठीक है ना, तो इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पुट करोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट हियर इन नैनोमीटर, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमारा नैनोमीटर में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अगर एनर्जी गैप दिया हुआ है ना तो जस्ट पुट करेंगे तो हमें वेवलेंथ निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए, तो ये तो एक बेसिक डिस्कशन हो गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में वेवलेंथ दे दिया है, ना, तो हम यहाँ से एनर्जी गैप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे वेवलेंथ वैल्यू पुट करेंगे, एनर्जी गैप, ये वेवलेंथ नीचे आ जाएगा यहाँ से, ठीक है ना, ये इस तरह से यहाँ लैम्डा पुट कर दोगे तो एनर्जी गैप निकल आएगा, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं वापस, ठीक है। लेट अस गो टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा गया है कि गैलियम नाइट्राइड का बैंड गैप इतना दिया हुआ है, बैंड गैप्स ऑफ गैलियम नाइट्राइड ये दिया हुआ है, और गैलियम इंडियम नाइट्राइड का ये दिया हुआ बैंड गैप। तो बोला जा रहा है कि इसका बैंड गैप कितना होना चाहिए इस मटेरियल का, ये इस मटेरियल का, ताकि बेसिकली ब्लू लाइट इमिट होना चाहिए जिसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर होगा। सो वैल्यू ऑफ एक्स रिक्वायर्ड फॉर इमिशन, तो मतलब देखो हमें नहीं वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए सो दैट हमें ब्लू लाइट इमिट हो। तो देखो इसमें ब्लू लाइट का वेवलेंथ 400 नैनोमीटर दिया हुआ है ना, तो हम एनर्जी गैप तो डायरेक्ट निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, इसमें HC का वैल्यू 1200 दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, HC इज क्लोज टू 1200। तो देखो ये क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको बता दिए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो हमारा एनर्जी गैप जो आएगा ना दैट इज इक्वल टू HC और डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो HC को 1200 बोल दिया गया है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और डिवाइडेड बाय ये लैम्डा, और ठीक है ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे हम बोलते हैं कि नैनोमीटर आता है, ठीक है ना, यहाँ पे नैनोमीटर लिखे हुए थे ना, ठीक है। और ये लैम्डा जो है ना हमारा 400 नैनोमीटर दिया हुआ है, तो ये नैनोमीटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे कैंसिल कर दोगे तो ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया हमारा, ठीक है। तो एनर्जी गैप यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। लेकिन उसमें एनर्जी गैप निकालना नहीं था, उसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ है, देखो गैलियम, इंडियम और नाइट्राइड ऐसे लिखा हुआ है। तो गैलियम में x लिखा हुआ है, इंडियम में 1 - x लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें बोला जा रहा है x का कितना वैल्यू होना चाहिए सो दैट बैंड गैप जो है ना 3 आना चाहिए हमारा, ठीक है। दैट्स द क्वेश्चन, ओके। तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x, ओके। तो देखो ये क्वेश्चन जानते हो मैथमेटिकल लॉजिक का है, मतलब फिजिक्स बस इसमें इतना ही यूज हो रहा है, ये फॉर्मूला जो यूज हो रहा है दैट इज द फिजिक्स, ओके। अब आप देखो मैथमेटिक्स कैसे यूज किया है इन लोगों ने, मतलब स्टूडेंट को थोड़ा सा का प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया है, ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा था, एक्टिव मीडियम इन ब्लू LED light emitting diode is gallium indium nitride alloy. The band gap of gallium nitride is 3.5 और indium nitride का 1.5 दिया हुआ है respectively. If band gap of gallium indium nitride varies approximately linearly, देखो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, varies approximately linearly with x, okay. The value of x required for emission of, ठीक है, तो x का वैल्यू कितना होना चाहिए फॉर emission of blue light, okay. तो इसमें ये बोल दिया गया कि इसका जो बैंड गैप है ना वो x के साथ linearly वैरी कर रहा है, बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखो हम इसमें इसका बैंड गैप जो है ना EG जो निकालेंगे ना हम लोग दैट इज लीनियर वेरिएशन। तो मतलब कुछ ऐसे लिख दो, लीनियर मतलब सम अल्फा x और प्लस बीटा, मतलब स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन जैसा है, y = mx + c, ठीक है ना, ये लिखना पड़ेगा। तो देखो अब इसमें क्या होगा कि x = अगर आप 0 पुट करोगे ना, x = 0, तो इसका मतलब गैलियम का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। गैलियम में ऐसे हम लोग लिखते हैं ना, जैसे मान लो H2O लिखते हो, तो H2O का मतलब होता है कि हाइड्रोजन का 2 एटम आएगा तो ऑक्सीजन का 1 एटम आएगा, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे अगर 2 की जगह 0 आ गया तो इसका मतलब हाइड्रोजन का कोई भी एटम नहीं है। तो x की जगह 0 आने पे जो है ना बेसिकली x = 0 पे ये जो है ना हमारा बन जाएगा x = देखो यहाँ 0 पुट करोगे तो इंडियम नाइट्राइड बन जाएगा, और x = अगर 1 पुट कर दोगे ना देखो यहाँ पे तो ये बन जाएगा गैलियम नाइट्राइड, ठीक है ना, गैलियम नाइट्राइड। तो देखो इसका मतलब ये है कि x = 0 पे हमें इंडियम नाइट्राइड मिल रहा है और x = 1 पे गैलियम नाइट्राइड मिल रहा है। तो यहाँ पे
हम लोग क्या बोलते हैं, अगर x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो बीटा बन रहा है ना यहाँ पे। तो देखो इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू देखो 0 यहाँ पे पुट करेंगे, x इक्वल टू 0, तो बीटा यहाँ पे एनर्जी ये गैलियम नाइट्राइड बन जा रहा है, सॉरी इंडियम नाइट्राइड बन रहा है। तो इंडियम नाइट्राइड का बैंड गैप इसमें 1.5 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू 0 और प्लस बीटा। तो यहाँ से बीटा जो है ना हमारा 1.5 निकल गया, ठीक है ना। उसी तरह से x इक्वल टू 1 जब पुट करेंगे ना, तो x इक्वल टू 1 पे आप देखो ये गैलियम नाइट्राइड बन जा रहा है। गैलियम नाइट्राइड का बैंड गैप इसमें 3.5 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 3.5 पुट कर देंगे, ठीक है। और ये अल्फा इंटू एक्स की जगह 1 हो गया, प्लस बीटा का वैल्यू 1.5 है, तो इसको इधर ले आओगे तो अल्फा के वैल्यू जो है ना 2 निकल गया, ठीक है ना। तो अल्फा इज इक्वल टू 2, तो ये दोनों यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ईजी इज इक्वल टू हमारा निकल जाएगा अल्फा का वैल्यू 2 हो गया, तो 2x और प्लस 1.5, ठीक है ना। तो अब देखो हम लोग ऊपर वाले फॉर्मूले से ये हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं कि इसका Eg जो है ना बेसिकली ये 3 निकल रहा है, तो 3 इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे x और प्लस 1.5, ओके। तो इसको इधर ले आओगे तो x इक्वल टू आ गया 1.5 और डिवाइड बाय 2, तो ये 0.75 हो गया, दैट्स द आंसर, ठीक है। तो देखो ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया ना, ये लीनियर वेरिएशन वगैरह जो बोला गया, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना था, ठीक है। अदरवाइज ये तो सिंपल एक कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, उसको यूज करके हम लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है ना, बैंड गैप, ओके। तो बस एक छोटा सा फॉर्मूला इक्वल टू जो hc बाय लेमडा होता है उसका यूज था यहाँ पे, और रेस्ट ऑफ द थिंग वाज प्योर मैथमेटिक्स, ओके, ठीक है। सो दैट्स द डिस्कशन, ओके, ठीक है। तो इसमें जानते हो आप लोग थोड़ा रिवाइज कर लोगे, क्या बोलते हैं, हॉल इफेक्ट को, और हॉल इफेक्ट का जो है ना क्वेश्चन 1-2 दिया हुआ है इसमें, हम आपको हॉल इफेक्ट पी टाइप एन टाइप से रिलेटेड भी बता चुके हैं, ठीक है ना। तो उस पे ये 2-3 क्वेश्चन इधर दिए हुए हैं, वो सब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। अब थोड़ा सा डिस्कशन देखो हमारा बच रहा है, मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बस यही है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सो डोपिंग, ठीक है, या इसको हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, या इसी एक्सट्रिंसिक को हम लोग इम्प्योर भी बोल देते हैं, ठीक है ना, इम्प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो देखो इसका भी डिस्कशन जो है ना, इसमें भी कंसंट्रेशन ऑफ बेसिकली ये सब डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन इसमें जानते हो देखो क्वेश्चन उतना ज्यादा उससे आता नहीं है कि कंसंट्रेशन लेवल, कंसंट्रेशन बेसिकली टेम्परेचर के साथ किस तरह से वैरी करेगा, ऑल दोस थिंग्स इसमें डिस्कस किया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन हम इसको बहुत शॉर्ट में देखो बता रहे हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये आप लोग क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना, कि अगर हम पेंटावैलेंट, ठीक है ना, सॉरी पेंटावैलेंट, ठीक है, एटम से एटम्स अगर डोप किए जाते हैं, ठीक है ना, एटम्स आर डोप्ड मतलब मिक्स कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है, मिक्स्ड, तो फिर हमें मिलता है ठीक है पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। सो वी गेट पेंटावैलेंट के अंदर, सॉरी एन टाइप मिलता है ना, एन टाइप, ठीक है। तो एन टाइप हमें तभी मिलता है व्हेन यू डोप पेंटावैलेंट, ओके। तो पेंटावैलेंट में हमारा बेसिकली जो भी बेसिकली ये सभी आ जाता है ना, फास्फोरस वाले ग्रुप के एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है ना, पेंटावैलेंट में। तो ठीक है, तो ये पेंटावैलेंट अगर आप डोप करते हैं, ठीक है, जिसकी वैलेंसी मतलब इसमें पेंटावैलेंट एटम्स का मतलब हो गया कि इसकी वैलेंसी जो होती है, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू 5 होगा, ठीक है। इस तरह के एटम्स को अगर हम डोप करते हैं तो हमें बेसिकली पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए बेसिकली कॉन्सेप्ट इसमें यह है ना कि अगर आप पी सॉरी एन टाइप मिलता है, ठीक है ना, पेंटावैलेंट डोप करने से, क्योंकि इसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। जनरली हम डोप कर रहे हैं, डोप इन ऐसे कर दो, इन सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है ना, मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम हमारा ये जो है प्योर सेमीकंडक्टर है, हमारा प्योर सेमीकंडक्टर। तो प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम है, ठीक है ना, उसमें हम लोग डोप कर रहे हैं पेंटावैलेंट एटम्स, मतलब जिसकी वैलेंसी 5 होती है। तो 5 बेसिकली फास्फोरस की होती है ना, तो फास्फोरस हो गया और उसी ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना।
तो आप ये देख लो कि कौन कौन सा होता है, ठीक है ना। इसमें फॉस्फोरस होता है, ठीक है, और उस ग्रुप में और कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? आर्सेनिक भी होता है क्या? आर्सेनिक होता है ना, एंटीमनी, बिस्मथ, ऐसा शायद होता है ना, ठीक है। एक मिनट, इसको हम देख के लिख देते हैं कहीं से, ठीक है। देखें, पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं ना। देखो किटल के बुक में जो है ना, एक पीरियोडिक टेबल स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा सा दिया हुआ है, इसमें देखिए। ये आप लोग को रिकॉर्ड में कभी कभी रहना चाहिए, जानते हो, कभी एग्जाम में अगर वर्ड्स पे आ गया ना क्वेश्चन, तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है ना। तो ये पेंटावैलेंट मतलब फॉस्फोरस वाले ग्रुप है, ठीक है ना। तो फॉस्फोरस, हाँ, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ है, ठीक है ना, यही है, ठीक है ना। और ट्राई वैलेंट जो है ना, एल्यूमिनियम वाले हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसा हो सकता है, मान लो ये नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ठीक है ना, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है, ठीक है। तो इन सभी को अगर आप डोप करते हो सिलिकॉन और जर्मेनियम में, यू गेट एन टाइप सेमीकंडक्टर, बिकॉज इनका जो वैलेंसी है ना, देखो इसकी वैलेंसी है 4, ठीक है ना, इसकी वैलेंसी 4 होती है, ठीक है, इसकी वैलेंसी 5 है, ठीक है ना। तो मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 5 है, तो एक एक्सेस, ओके, ईच एटम गिव्स 1 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, ओके। सो इसमें ईच डोप्ड एटम, ठीक है, ईच डोप्ड एटम गिव्स 1 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसीलिए इस तरह से जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है ना, इसमें कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं ना, वो अप्रोक्सीमेटली कंसंट्रेशन ऑफ डोपेंट होता है, ठीक है। तो जो भी बोला गया ना कि इतनी डोपिंग की गई है, मतलब दीज मेनी एटम्स हैव बीन डोप्ड, ओके। तो जो भी कंसंट्रेशन ऑफ डोपेंट, मतलब जो एटम को उसमें मिक्स किया जा रहा है, उसका जो कंसंट्रेशन दिया जाएगा ना, वही कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से ही बेसिकली एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है ना। हर एटम एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसमें सर बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट, एटम की, क्या कह रहे हो? कुछ कुछ प्योर एटम की भी तो कंसंट्रेशन होगी। हाँ, लेकिन वो मतलब ऐसा होता है ना कि प्योर एटम का इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन हम तब ट्रीट करते हैं जब वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, ठीक है ना। तो वो इसके कंपैरिजन में कम होता है, तो इसलिए इसको एग्जैक्टली नहीं बोले ना, लगभग इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इसी के लगभग इक्वल बोल दिया जाता है, क्योंकि मेजोरिटी के मतलब मोस्ट ऑफ द कैरियर जो है ना, मतलब मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इसी के कंट्रीब्यूशन से आता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है इसमें, ठीक है ना। दूसरा, ठीक है, तो उसी तरह से अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर डिस्कस करते हैं, देखो पी टाइप, ठीक है, पी टाइप, एक मिनट, सेमीकंडक्टर, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब इसमें ध्यान रखेंगे कि ट्राई वैलेंट एटम्स आर डोप्ड इन, ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। मतलब ये जो प्योर सेमीकंडक्टर है ना, उसमें उसमें हम लोग ट्राई वैलेंट, तो ट्राई वैलेंट में एल्यूमिनियम है, ठीक है ना, और इन, एक मिनट इसमें देखें, बोरॉन, बोरॉन भी है, गैलियम, इंडियम और थैलियम है, ठीक है ना, गैलियम, इंडियम और थैलियम है, ठीक है। तो इस तरह से बोरॉन भी है, बोरॉन लेकिन ज्यादा डोप नहीं किया जाता है, ठीक है ना, जनरली इसी को, इसमें साइज का चक्कर होता है, ठीक है ना। मेनली देखो बोरॉन जो है ना, बहुत छोटा एटम होता है, ठीक है ना। तो डोपिंग मतलब परफेक्टली तभी होती है जब, जैसे मान लीजिए सिलिकॉन जर्मेनियम जो है ना, मतलब सिमिलर टाइप के साइज के एटम को डोप करते हैं, ठीक है ना। तो जनरली डोपिंग जो है ना, आप देखोगे ये एल्यूमिनियम से किया जाता है, ठीक है ना, सिलिकॉन में कर रहे हैं तो एल्यूमिनियम से कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से डोपिंग की जाती है, ठीक है, साइज बेसिकली मैच करना चाहिए ऑलमोस्ट, ओके, ठीक है। तो सर हाँ, अब बैलेंसी 4 बैलेंसी एटम्स और भी होते हैं, तो जनरली सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन और जर्मेनियम ही क्यों यूज किए जाते हैं? नहीं, इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब सिलिकॉन जर्मेनियम का अपना एक बैंड स्ट्रक्चर होगा ना, ठीक है ना।
तो उस बैंड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है ना इसका जो गैप है ना वहाँ पे मतलब वो थोड़ा मतलब कम होता है। और जैसे फोर वैलेंसी वाले होंगे ना तो जनरली हम बताए थे ना कि जैसे मान लीजिए कि टू वैलेंसी है, याद है बैंड थ्योरी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें बताए थे ना कि बेसिकली अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इवन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो बेसिकली इंसुलेटर मिलता है हमें, फुली फिल्ड बैंड मिलता है कि नहीं मिलता है? याद है ना हम लोग जैसे बताए थे कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल अगर इन्हें बैंड काउंट करोगे तो दैट इज द नंबर ऑफ प्रिमिटिव सेल, और नंबर ऑफ प्रिमिटिव सेल के Yes. इक्वल था, ठीक है। और उसमें हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि बेसिकली अगर फिर ईच प्रिमिटिव सेल में अगर एक एटम है तो बेसिकली अब एक एटम में दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ईच लेवल को जो है ना ईच लेवल को दो इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई कर लेंगे तो फुली फिल्ड बैंड मिलेगा हमें। तो फोर है ना तो उससे भी हमें फुली फिल्ड बैंड मिलेगा, ठीक है ना। तो अब इसके बैंड स्ट्रक्चर ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है एक्चुअली कि सिलिकॉन मतलब थ्योरी से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम क्यों सेमीकंडक्टर है। तो इसमें बस यही कहा जाएगा कि सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो एक्सपेरिमेंटली पाया जाता है कि बैंड गैप जो है ना कम है, ठीक है ना। और अदर फोर वैलेंस वाले जो होंगे ना उनका बैंड गैप ज्यादा होता है, ठीक है ना, तो वो इंसुलेटर हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम वाले इसमें देखोगे तो उसमें कार्बन भी है, ठीक है ना, कार्बन भी है ना उसमें उसी ग्रुप में। Yes, sir. Yes, तो sir. कार्बन इज नॉट ए सेमीकंडक्टर, कार्बन इज ए इंसुलेटर एक्चुअली, ठीक है। तो उसमें वही होगा क्योंकि उसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो फोर है लेकिन उसका बैंड गैप ज्यादा है, ठीक है। अब वो बेसिकली क्या बोलते हैं मतलब अरेंजमेंट ऑफ एटम्स वगैरह पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, ठीक है। तो उस कैटेगरी में उसमें देखो अगर आप तो टीन भी है और लेड भी है तो फिर टीन और लेड आप जानते हो थोड़ा कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं, ठीक है ना। तो मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हो ना तो सबसे पहले इंसुलेटर है ग्रुप, उस ग्रुप में इंसुलेटर है, फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर है, उसके बाद कंडक्टर बन जा रहा है, ठीक है। तो जनरली ऐसा ही होता है सभी ग्रुप्स में, जानते हो ऊपर से नीचे जाते हो ना ग्रुप, जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हो मतलब वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज में, तो ऊपर से नीचे जाने पे जनरली थोड़ी सी कंडक्टिविटी जो है ना बढ़ती है, ओके। ऑलराइट, सो दैट्स व्हाट वी हैव, ओके। तो ट्राईवैलेंट आइटम्स अगर हम डोप करते हैं, ट्राईवैलेंट आइटम्स में ये है, ठीक है ना, आर डोप्ड इन सेमीकंडक्टर, देन वी ऑब्टेन पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में बेसिकली मेजोरिटी कैरियर जो है बेसिकली, अब देखो इसमें बेसिकली क्या है, इसका इसकी वैलेंसी 4 है, ठीक है ना, इसकी वैलेंसी 4 है और इसमें वैलेंसी जो है 3 है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा कि इसके प्रेजेंस की वजह से एक मतलब वेकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। तो मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि इसको अगर डोप करेंगे तो वैलेंसी जो 4 थी वहां पे उसकी जगह 3 क्रिएट हो रही है, तो मतलब एक सिलिकॉन जो है ना बेसिकली इनके साथ मतलब कंप्लीट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, मतलब पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो मतलब ये 4 की जगह पे 3 वैलेंसी 3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली एक वेकेंट ऑर्बिटल रह जाता है, सो दिस गिव्स ए वेकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। तो वेकेंट ऑर्बिटल जो है ना उसी को हम लोग होल कह देते हैं, ठीक है ना, होल। तो इसमें फिर कंसेंट्रेशन ऑफ होल अगर हम निकालेंगे ना तो जितने भी एटम आप डोप करोगे ईच एटम विल लीड टू वन वेकेंट ऑर्बिटल। वो आप देखते हो ना क्लास 11th में हम लोग पढ़ते हैं, एक डायग्राम ऐसे करके बनाते हैं, जैसे सिलिकॉन सिलिकॉन है चारों तरफ, उसमें बीच में एक मान लो एल्यूमिनियम डाल दिया, ठीक है ना, तो एल्यूमिनियम इज प्रोवाइडिंग 3 इलेक्ट्रॉन, तो एक बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं हो पाता है। ये डायग्राम देखा है ना आप लोगों ने? Yes, sir. हाँ, तो वही yes, उसी sir. डायग्राम से पता चल जाता है कि एक बॉन्ड फॉर्म नहीं हो पा रहा है, मतलब एक वेकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है ना। तो ठीक है, वो बना नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो दिस गिव्स वन वेकेंट ऑर्बिटल, उसी को हम लोग होल बोल देते हैं, ठीक है। तो अब देखो ईच डोपेंट एटम विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ वन वेकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। तो बेसिकली इसीलिए इसमें कह दिया था कि कंसेंट्रेशन ऑफ होल जो होगा ना अगेन कंसेंट्रेशन ऑफ डोपेंट। ठीक है। तो अगर कभी ऐसा हो गया, देखो देखो यहाँ पे मिक्स्ड, एक होता है मिक्स्ड सेमीकंडक्टर। अगर मान लो कि बोथ ट्राई एंड पेंटावैलेंट एटम्स आर डोप्ड, दोनों को डोप कर देते हैं, ठीक है ना, सॉरी।
दोनों को डोप कर दिया। सो बोथ ट्राई एंड पेंटावैलेंट एटम्स आर डोप्ड। तो ऐसे केस में देखो क्या होगा, ठीक है। तो इस केस में देखिए एक जो है वो इलेक्ट्रॉन क्रिएट करेगा और दूसरा जो है होल क्रिएट करेगा, ठीक है ना। तो बेसिकली इसमें फिर डिपेंड करता है कि किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है ना। तो अगर मान लो देखो यहाँ पे एन ऑफ, अगर पेंटावैलेंट एन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, या नंबर ऑफ जो भी है, ठीक है ना, आप समझो कि इसका नंबर ज्यादा है, ठीक है ना, इसको कंसंट्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। एन ऑफ पेंटा इज ग्रेटर देन एन ऑफ ट्राईवैलेंट, ठीक है ना, अगर ऐसा है, ठीक है, ट्राईवैलेंट, तो इस केस में आपको मिलेगा एन टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा, ठीक है। तो इसमें कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा ना, ठीक है, ठीक है, उसी का रिवर्स कर दोगे, अगर ये ग्रेटर हो गया तो फिर पी टाइप बन जाएगा। तो इसमें कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना, तो दैट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ concentration of two dopants, ठीक है। तो दो डोपेंट्स जो है उसके कंसेंट्रेशन के डिफरेंस के इक्वल होगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू गेट, ओके। तो उसी तरह से मतलब अगर ये ग्रेटर हो गया, ठीक है, तो फिर पी टाइप बन जाएगा, और पी टाइप में भी फिर ऐसे लिख दोगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ऐसा हो गया, एन ऑफ ट्राईवैलेंट एटम जो है ना, ट्राईवैलेंट is greater than concentration of trivalent dopants is greater than concentration of pentavalent, ठीक है। पेंटावैलेंट से ये ग्रेटर हो गया, ठीक है, देन यू ऑब्टेन, ठीक है। तो इस केस में आपको मिलेगा बेसिकली फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। और इसमें फिर कंसंट्रेशन ऑफ होल निकालोगे ना, अगेन तो फिर कंसंट्रेशन ऑफ होल फिर ज्यादा होगा इसमें। कंसंट्रेशन ऑफ होल जो निकलेगा, ठीक है, वो बेसिकली डिफरेंस इन कंसंट्रेशन, ठीक है ना, कंसंट्रेशन ऑफ डोपेंट्स, ठीक है। तो डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ डोपेंट से आपको कंसंट्रेशन ऑफ होल मिल जाएगा, ठीक है। सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, ठीक है। अब इसमें देखो जब हम डोपिंग की बात करते हैं ना, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन, इसमें हम लोग ये लिखते हैं, देखो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को एन ई लिख देते हैं, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ होल इज एन एच सपोज, ठीक है ना। ये मान लो ये एक्सट्रिंसिक में है, एक्सट्रिंसिक, ठीक है, मतलब डोप्ड सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक बोलिए या इसे डोप्ड बोलिए, डोप्ड में, ठीक है ना। सो दैट इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर होता है, दिस इज द अनडोप्ड, ठीक है। तो अनडोप्ड में जो एन आई लिखने का मतलब, ये एन आई जो है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और होल भी हो सकता है, क्योंकि अनडोप्ड में दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कंसंट्रेशन ऑफ होल इन डोप्ड सेमीकंडक्टर इज इक्वल टू, ये भी हम लोग क्लास 11th-12th में पढ़ते हैं, ठीक है ना, अनडोप्ड सेमीकंडक्टर में, ठीक है। तो इसका यूज जानते हो नेट एग्जाम के लेवल में भी हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन जो पूछे गए ना वो इससे पूछे गए हैं, ठीक है। तो बस ये आपका बेसिक हो गया रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। तो बस सेमीकंडक्टर में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना, वो बस इतना जो बताया गया उसी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और आप एक बार हॉल इफेक्ट रिवाइज कर लोगे, ठीक है, तो हॉल इफेक्ट के क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सर यस, इसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ पेंटा और जो ट्राई हाँ, एटम्स है, ये कंसंट्रेशन ऑफ एटम्स की है और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बेसिकली नहीं, एक एटम जो है ना एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, एक्चुअली पेंटावैलेंट में तो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन तो ज्यादा होगा ना, ठीक है। लेकिन देखो क्या होगा कि एक एटम से हमें फ्री इलेक्ट्रॉन कितना मिलेगा, उसमें एक ही मिलेगा ना, एक। हाँ। तो इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ एटम बोलिए, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों बराबर हो गया बात, ठीक है ना, बिकॉज वन एटम इज गिविंग वन फ्री इलेक्ट्रॉन इन दैट केस, ठीक है। एक्सेस इलेक्ट्रॉन एक ही दे रहा है ना, फोर तो बॉन्ड में यूज हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन फ्री यूज होगा, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, एक इलेक्ट्रॉन ही फ्री रहेगा उसमें, इज दैट ओके। हाँ, तो यस। इसीलिए, ठीक है, तो इसीलिए कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एटम बोला जा रहा है, ठीक है। और उसी तरह से ट्राईवैलेंट एटम जो है, एक एटम एक ही होल क्रिएट कर रहा है, तो इसीलिए उसमें भी यही बोला गया, ओके, ठीक है।
तो आप देखोगे इसके क्वेश्चंस जो है ना ऐसे डायरेक्ट दिए हुए हैं। तो एक बार नेट एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया जो मतलब 11th 12th में भी हम लोग पढ़ते थे कि जैसे डोपेंट आइटम का कंसंट्रेशन दे दिया गया है, ठीक है ना, आपके पी टाइप को डोप किया गया, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया गया, जो भी डोपेंट आइटम कंसंट्रेशन वही ये हो गया, ठीक है ना। तो और प्योर सेमीकंडक्टर में कंसंट्रेशन बताया हुआ है, तो प्योर का ये हो गया, ठीक है। दिस इज कंसंट्रेशन इन प्योर सेमीकंडक्टर। NI जो है यहाँ पे दिस इज कंसंट्रेशन इन, ठीक है ना, बेसिकली प्योर, या इसको इंट्रिंसिक बोल सकते हो, ठीक है ना, इंट्रिंसिक, ठीक है, प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। तो ये दिया हुआ है और ये कंसंट्रेशन ऑफ डोपेंट दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ होल निकालने के लिए बोल दिया गया। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं एग्जाम में। तो वही हम कह रहे थे कि मतलब जो आप बेसिक नॉलेज है ना वो 11th 12th का वो भी जानते हो ना, तो इसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो बस यही, दिस इज ऑल अबाउट सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन एक दो दिए हुए हैं आपके असाइनमेंट में, आप देख लोगे, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक दो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद सुपर कंडक्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम स्टॉप कर सर रहे हैं, ये ओके। सर ये हाँ बोलो। कंसंट्रेशन का जो फॉर्मूला ड्राइव हुआ है जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंस वाला, ये ऑल टेम्परेचर पे मतलब लो और हाइट दोनों टेम्परेचर पे वैलिड है ये? नहीं ऑल टेम्परेचर वैलिड नहीं होगा, ये हाई टेम्परेचर पे वैलिड होगा। उसमें हम ये वाला अप्रोक्सीमेशन लगाया है ना, देखो ये जो एफ का फॉर्मूला था ना हमारा, वन प्लस सॉरी ये ई टू द पावर बीटा और फिर यहाँ पे ई माइनस म्यू और प्लस वन, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला था। इसको हम अप्रोक्सीमेट किए इससे, ई को हम माइनस बीटा और ई माइनस म्यू, इससे अप्रोक्सीमेट किया गया इससे। इसका मतलब इस टर्म को हम हाई एज्यूम करें इन कंपैरिजन टू वन, तो वन को नेग्लेक्ट किया गया है, ठीक है। तो इट विल बी जनरली वैलिड नियर रूम टेम्परेचर एक्चुअली, ठीक है। तो नियर रूम टेम्परेचर ये वैलिड है, ठीक है, हर जगह पे ये वैलिड नहीं है। ऑल राइट। सर इस वाले टेस्ट में एक क्वेश्चन आया था जिसमें है ना जो फर्मी लेवल की एनर्जी का डिपेंडेंस था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से, तो वो दिया था ऑप्शन में 2/3 और साथ में मीन फ्री पाथ का भी डिपेंडेंस दिया था जो कि था -2/3। तो ये समझ में नहीं आया कि मीन फ्री पाथ का कैसे डिपेंडेंस उसके साथ है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ। मीन फ्री पाथ जो है ना फॉर्मूला एक होता है, ठीक है ना, 1/√2 और n और इनटू, ठीक है ना, पाई इंटू, ठीक है ना, b², ऐसा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो ये जो है ना 1/n से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। ये मीन फ्री पाथ जो है ना इसमें पढ़ाया जाता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, ठीक है ना, जब थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है ना, वो इसमें नहीं आता है, ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक्स में ही पढ़ाया जाता है। ये मैक्सवेल, ये जो फॉर्मूला आ रहा है ना, ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी से आता है, ठीक है। तो पता नहीं ये कैसे, ठीक है। तो ये √2 का फैक्टर जो आ रहा है ना वो मैक्सवेल ने इसको डेराइव किया था, ठीक है। तो ये थर्मोडायनेमिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पार्ट है, ठीक है। बस रिलेशन यही होता है दोनों में, ठीक है, लेकिन लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। ओके ठीक है, चलो फिर अभी स्टॉप करते हैं, ओके। हेलो, यस सर मैं बताइए। पूछ रहा था वो मटेरियल डिस्पैच हो गए हैं ना सर? हाँ मटेरियल आप लोगों को डिस्पैच हो गया। तो सर जो दिल्ली में रहते हैं उनके भी हुए हैं या उनको लेने आना पड़ेगा? नहीं दिल्ली में जो लोग हैं उनके उनको तो मतलब आना है लेने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर जैसे मतलब जो लोग क्या बोलते हैं नहीं आना चाहते उनको डिस्पैच कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो एक बार ऑफिस में बात कर लोगे आप, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है।